नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का एग्जाम मॉन्क चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग परफेक्शन आईएएस का 70वीं बीपीएससी के लिए जो फुल लेंथ टेस्ट पेपर 23 है उसको डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, इस टेस्ट पेपर में टोटल 150 क्वेश्चन है, जिसके पहले 60 क्वेश्चन को हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे। तो यह जो 60 क्वेश्चन जिसको हमने कल डिस्कस किया था उसका लिंक आपको प्लेलिस्ट में दिख रहा होगा। आज हम लोग इस टेस्ट पेपर के बचे हुए 90 क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। इसमें से जो 90 क्वेश्चन है, इसमें से आपको शुरुआत के पहले 10 क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक्स से है, 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी से है, 10 क्वेश्चन पॉलिटी से है, 10 क्वेश्चन आपको बिहार स्पेशल है। उसके बाद आखिरी 50 क्वेश्चन में से 10 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है और 40 जो है आपको इंटरनेशनल न्यूज और नेशनल न्यूज से है। तो इस तरीके से यह 90 क्वेश्चन का बंटवारा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले इकोनॉमिक्स के 10 क्वेश्चन से डिस्कस करना। तो डिस्कस करने से पहले डिस्क्लेमर है, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर का या क्वेश्चन नंबर 61। तो 61 नंबर का जो क्वेश्चन है यह इकोनॉमिक्स का, और यह कह रहा है to consider the following statement. Revenue deficit is a part of fiscal deficit. A large share of revenue deficit in fiscal deficit indicates that a large part of borrowing is being used to meet its consumption expenditure needs rather than investment. तो याद रखिएगा, यह दोनों पॉइंट जो है आपको सही है। जो रेवेन्यू डिफिसिट जो था वो फिस्कल डिफिसिट का भाग होता है, और जो अगर लार्ज शेयर ऑफ रेवेन्यू डिफिसिट इन फिस्कल डिफिसिट इंडिकेट्स दैट ए लार्ज पार्ट ऑफ बोरोइंग इज बीइंग यूज्ड टू मीट इट्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो यह दोनों सही है, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। दोनों पॉइंट सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है, याद रखिए, इसलिए इसका आंसर चलेगा बी हो जाएगा। एक बार हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं हमारा जो बजट पास होता है, जिसको एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट कहते हैं। एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट में हर साल आपको रेवेन्यू डिफिसिट, फिस्कल डिफिसिट और प्राइमरी डिफिसिट शो किया जाता है। तो देखिए, यह रेवेन्यू डिफिसिट, यह रेवेन्यू डिफिसिट है। उसके बाद ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट जो होता है, इसको हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू डिफिसिट कहते हैं। उसका कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को के आधार पर हम लोग फिस्कल डिफिसिट कैलकुलेट करते हैं। फिस्कल डिफिसिट का सिंपल मतलब क्या होता है, तो फिस्कल डिफिसिट का मतलब गवर्नमेंट को कितना पैसा बोरो करना पड़ रहा है, जिस पर गवर्नमेंट को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब यह पैसा रेवेन्यू पर्पस में यूज हो रहा है या कैपिटल पर्पस में हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। रेवेन्यू डिफिसिट का क्या मतलब हुआ, गवर्नमेंट जो है अपने डे टू डे कंजम्पशन के लिए, डे टू डे सर्विस के लिए पैसे ले रहा है। रेवेन्यू डिफिसिट का मतलब है डे टू डे सर्विस के लिए पैसे की कमी पड़ रही है। और फिस्कल डिफिसिट का मतलब है चाहे रेवेन्यू पर्पस के लिए हो या कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए हो, गवर्नमेंट को कितना बोरो करना पड़ रहा है। तो यह है फिस्कल डिफिसिट का। इतना थोड़ा सा इंफॉर्मेशन तो हम ये बताना चाहते हैं, तो जो बजट में आपको रेवेन्यू डिफिसिट रहता है, फिस्कल डिफिसिट रहता है और प्राइमरी डिफिसिट, ये तीन चीज हर साल फाइनेंशियल एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट में पब्लिश किया जाता है। ठीक है, तो ये बजट, फिस्कल डिफिसिट सब अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। अगला है व्हाट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस प्राइमरी डिफिसिट। प्राइमरी डिफिसिट को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, तो फिस्कल डिफिसिट से जब हम इंटरेस्ट कंपोनेंट माइनस कर देते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी डिफिसिट। इट रेफर्स द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डिफिसिट ऑफ द करंट ईयर एंड इंटरेस्ट पेड ऑन द बोरोइंग ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो इसका आंसर क्या रहेगा, प्राइमरी डिफिसिट का। इट जो फिस्कल डिफिसिट से जो इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट था उसको जब माइनस कर देते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी डिफिसिट कहते हैं। एक बार इसका देख लेते हैं। रेवेन्यू डिफिसिट तो आप यहाँ पे दिखाई दिए, टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट को क्या कहते हैं, आपको रेवेन्यू डिफिसिट कहते हैं। और फिस्कल डिफिसिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों माइनस टोटल रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। तो जो हम बोरो करते हैं वही फिस्कल डिफिसिट होता है। प्राइमरी डिफिसिट क्या है, तो देखिए प्राइमरी डिफिसिट का फॉर्मूला भी, प्राइमरी डिफिसिट इक्वल टू फिस्कल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो मान लेते हैं अगर इस साल का फिस्कल डिफिसिट 500 रुपया है और ये जो 500 रुपया हमने बोरो किया है, इसमें 400 रुपया तो इस साल का खर्चा है और 100 रुपया हमने इसलिए ज्यादा हमको लेना पड़ा क्योंकि पिछले साल का इंटरेस्ट कंपोनेंट, हमने पिछले साल भी कुछ किसी से बोरो किया था अरे गवर्नमेंट, उस पर हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो वह जो है मान लीजिए 100 रुपया है, तो इस साल जो हमने 500 रुपया बोरो किया, इसमें 400 रुपया इस साल का मेरा खर्च है और 100 रुपया मेरा पिछले साल का इंटरेस्ट है। तो बेसिकली मेरा प्राइमरी डिफिसिट कितना हुआ, आपको 500 माइनस 400, 500 माइनस 100। तो मेरा प्राइमरी डिफिसिट जो है वो 400 क्या दिखा रहा है, प्राइमरी डिफिसिट दिखा रहा है इस साल हम खर्च करने के लिए कितना बोरो कर रहे हैं। प्राइमरी डिफिसिट शो कर रहा है इस साल खर्च करने के लिए हम कितना बोरो करना पड़ा, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डिफिसिट। तो प्राइमरी डिफिसिट इक्वल टू फिस्कल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, ठीक है, तो इसका अगला है विद रेफरेंस टू द गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, जीएसटी काउंसिल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जीएसटी काउंसिल कंप्राइजेस रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जॉइंटली डिसाइडिंग ऑन जीएसटी रेट्स एंड रूल्स। तो ये पॉइंट सही है। जीएसटी काउंसिल जो है आपको आर्टिकल 279 ए में मेंशन किया गया। जीएसटी काउंसिल आपको आर्टिकल 279 ए में मेंशन किया गया है, जो आपको 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 के द्वारा ऐड किया गया। जीएसटी काउंसिल कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ है, तो 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ है। इस आर्टिकल में 279 ए उसमें बताया गया तो जीएसटी काउंसिल में सेंट्रल गवर्नमेंट का मेंबर रहेगा और स्टेट गवर्नमेंट का मेंबर रहेगा। तो पॉइंट सही है। द काउंसिल कैन ओनली रिकमेंड चेंजेस टू जीएसटी बट फाइनल अप्रूवल लाइक ओनली विद पार्लियामेंट। तो यह बात गलत है। जो काउंसिल जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये रिकमेंडेशन देता है और ये अप्रूव किससे होता है, पार्लियामेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा होता है। तो जीएसटी का अप्रूवल केवल पार्लियामेंट नहीं करता, स्टेट भी करता। तो सेकंड पॉइंट गलत है। इट डिटरमाइन द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर बिजनेस टू रजिस्टर अंडर द जीएसटी। तो यह भी याद रखिएगा, यह जो है डिटरमाइन नहीं करता, यह डिटरमाइन कौन करता है, यह डिटरमाइन करता है आपको गवर्नमेंट करता है। इट डिटरमाइन द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर बिजनेस टू रजिस्टर अंडर जीएसटी। तो केवल जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन करता है, जो डिटर्मिनेशन का काम है, फाइनल अप्रूवल जो है वह गवर्नमेंट करता है, पार्लियामेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर करता है। जीएसटी काउंसिल केवल रिकमेंडेशन करता है, याद रखिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द काउंसिल रिकमेंडेशन सेट द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो जीएसटी काउंसिल एक रिकमेंडेशन का केवल काम करता है। तो यहाँ पर ये थर्ड पॉइंट भी गलत है, सेकंड पॉइंट भी गलत है। इसमें केवल आपको फर्स्ट पॉइंट सही है, जिसमें पूछा इनकरेक्ट कौन है, तो आपको इनकरेक्ट होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सेकंड और थर्ड जो है यह आपको गलत है।
उसके बाद है कंसीडर द पेयर ऑफ इंडिकेटर्स एंड देयर डाटा सोर्स। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा इंटरनेशनल जो ट्रांजैक्शन दिखाता है, चाहे करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट का, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डाटा को कौन पब्लिश करता है? तो आरबीआई पब्लिश करता है भारत में। उसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो जीडीपी का डाटा है, इसको भारत में कौन पब्लिश करता है? तो एनएसओ पब्लिश करता है, याद रखिएगा। उसके बाद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो एफडीआई का जो ये डाटा है, एफडीआई का डाटा भारत में कौन पब्लिश करता है? तो भारत या इंटरनेशनली जो है इसको पब्लिश किया जाता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के द्वारा। याद रखिएगा, एफडीआई किस देश में कितना हुआ, इसको पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के द्वारा। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट, हमारे भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, इसको कौन पब्लिश करता है? तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो आपको जीडीपी पब्लिश करता है। तो यह चारों पॉइंट याद रखना है इकोनॉमिक्स में, जो कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन कौन सा रिपोर्ट पब्लिश करता है। इसका चारों पॉइंट सही है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है बजट डिफिसिट। फिर ये डिफिसिट की बात आ जाए, आजकल जो हम लोग है बजट में बजट डिफिसिट करके कुछ भी डाटा पब्लिश नहीं किया जाता। बजट डिफिसिट का सिंपल मतलब क्या होता था? जो मेरा एक्सपेंडिचर, किसी भी प्रकार का एक्सपेंडिचर, ये नहीं करें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, हमारा जो बजट है उसमें जो एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू से कितना एक्सीड कर रहा है। तो आज की डेट में हमारा जो बजट होता है उसमें रेवेन्यू रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर हमेशा समान होता है। बजट डिफिसिट आजकल जीरो होता है, याद रखिएगा, बजट डिफिसिट आजकल जीरो होता है। तो बजट डिफिसिट पब्लिश नहीं किया जाता। आजकल हम लोग क्या पब्लिश करते हैं? रेवेन्यू डिफिसिट पब्लिश करते हैं, फिस्कल डिफिसिट पब्लिश करते हैं और प्राइमरी डिफिसिट पब्लिश करते हैं। बजट डिफिसिट जो है नहीं पब्लिश करते। ये दिखाता है मॉनिटर गवर्नमेंट फिस्कल हेल्थ एंड इट्स इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी। तो याद रखिएगा। उसके बाद कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है ये दिखाता है ट्रैक द चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग फॉर द कंज्यूमर्स। तो सीपीआई या डब्ल्यूपीआई जो है ये क्या करता है? ट्रैक द चेंजेस इन द कॉस्ट फॉर लिविंग। उसका इंटरेस्ट रेट क्या है? इंटरेस्ट रेट एसेस द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड पोटेंशियल फॉर फ्यूचर ग्रोथ। और गिनी कोएफिशिएंट जो है ये किसी भी कंट्री में इनकम इनइक्वालिटी को दिखाता है। तो मेजर द एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्स एलोकेशन इन द इकोनॉमी। तो गिनी कोएफिशिएंट भी याद रखिएगा, इकोनॉमिक का एक इंडिकेटर है। जो गिनी कोएफिशिएंट 0 से 1 तक होता है। अगर गिनी कोएफिशिएंट किसी कंट्री का 1 है, इसका मतलब उस कंट्री में एक ही आदमी के पास सारा पैसा है। और अगर गिनी कोएफिशिएंट 0 है, इसका मतलब उस कंट्री में सभी आदमी के पास इक्वल रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो किसी भी कंट्री में 0 या 1 नहीं होता, उसके बीच में होता है। तो गिनी कोएफिशिएंट किसी भी कंट्री का इनकम डिस्ट्रीब्यूशन या इनकम इनइक्वालिटी को दिखाता है। तो 65 का क्या आंसर हो जाएगा? आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें से सारा इंटरेक्ट गिनी कोएफिशिएंट ये वाला है, तो ये बता दिए, देख लीजिए एक बार। उसके बाद है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो यहाँ पर जो पेयर है मिनरल्स का, तो बॉक्साइट कहाँ पर पाया जाता है? तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है भारत में बॉक्साइट का, याद रखिएगा कौन सा है? तो उड़ीसा है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट बॉक्साइट का उड़ीसा है, जहाँ पर 52% भारत का बॉक्साइट पाया जाता है। उसके बाद भारत में आपको आंध्र प्रदेश आता है, पहला उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश। उसके बाद लेड जो है सीसा, यह आपको सबसे ज्यादा राजस्थान में 88% है। 88% भारत का लेड राजस्थान में पाया जाता है, तो यह पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद राजस्थान के बाद जो है आपको आंध्र प्रदेश, उसमें 3% है सीसा पाया जाता है। तो लेड का जो मिनरल्स है 88% अर्थात 90% ये मान के चलिए जो राजस्थान में है। बॉक्साइट का कहां पर है? तो उड़ीसा में है 52%, यहाँ झारखंड दिया गया था। टंगस्टन का जो है आपको सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? तो राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टंगस्टन इन इंडिया। यहाँ कर्नाटक दिया है, यह भी गलत है। इसमें से सही कौन सा है? केवल 2 जो है, बाकी जो दोनों है गलत है। तो हाउ मेनी ऑफ द एबव पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? तो इसका क्या हो जाएगा? केवल एक जो है आपको सही है, लेड, जो राजस्थान में भारत का 88% प्रोडक्शन होता है। ठीक है, पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया डज नॉट हैव कंप्लीट पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। तो पॉइंट सही है, पर कैपिटा इनकम किसी भी कंट्री का जो है कंप्लीट पिक्चर नहीं दिखाता है, क्योंकि हो सकता है किसी भी कंट्री में एक आदमी के पास अरबों खरबों रुपया, जैसे अंबानी के पास है, और लाखों आदमी के पास कुछ भी पैसा न या बहुत कम पैसा हो, लेकिन पर कैपिटा इनकम में यह नहीं पता चलेगा कि भारत में एक अंबानी है जिसके पास भारत के कम से कम बहुत लोगों के पैसे के बराबर। तो पर कैपिटा इनकम जो है आपको कंप्लीट पिक्चर नहीं दिखाता। पॉइंट सही है, पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। तो पॉइंट सही है, पर कैपिटा इनकम जो है वो डिपेंडेंट होता है साइज ऑफ पॉपुलेशन। अगर कंट्री का पॉपुलेशन कम होगा तो पर कैपिटा इनकम थोड़ा अच्छा दिख सकता है, और अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगा तो पर कैपिटा इनकम भी आपको कम हो जाएगा। भारत जैसे कंट्री में हमारा रिसोर्स कम है। तो दोनों पॉइंट सही है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। इकोनॉमिक्स में ये दोनों पॉइंट है सही है इंडिविजुअली, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं। इसका आंसर करेगा 67 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पब्लिक डेट इन इंडिया। पब्लिक डेट जो गवर्नमेंट का, हायर पब्लिक डेट इंप्लाइज वीकर सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग फॉर द कंट्री। तो यह भी पॉइंट से, अगर गवर्नमेंट जो है बहुत ज्यादा डेट ले लेगा तो उसका जो क्रेडिट रेटिंग है, गवर्नमेंट की क्रेडिट रेटिंग कम हो जाएगी। तो हायर पब्लिक डेट इंप्लाइज वीकर सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग, पॉइंट सही है। द गवर्नमेंट मेनली बोरोड मनी थ्रू इशूइंग ट्रेजरी बिल्स एंड बॉन्ड्स। तो यह भी पॉइंट याद रखिएगा, यह भी आपको सही है। गवर्नमेंट जो है आपको आरबीआई के थ्रू कैसे बोरो करता है? ट्रेजरी बिल्स और बॉन्ड्स के थ्रू करता है। एक्सटर्नल डेट रेफर्स टू द मनी बोरोड फ्रॉम गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ द अदर कंट्री। तो कोई भी जो गवर्नमेंट होता है, इंडियन गवर्नमेंट है, वो एक्सटर्नल डेट लेता है, फॉरेन कंट्री से भी पैसा लेता है और इंटरनल डेट से भी लेता है, इंडिया से भी पैसा लेता है। तो भारत का जो डेट है, पब्लिक डेट जो है, वो इंटरनल डेट हो सकता है और एक्सटर्नल डेट हो सकता है। हमारे भारत में मैक्सिमम जो है वो इंटरनल डेट है। हमारी भारतीय सरकार ने भारत के लोगों, भारत की कंपनियों से ज्यादा उधार लिया है, विदेशी कंपनियों से भारत का उधार कम, लेकिन एक्सटर्नल डेट भी होता है और इंटरनल डेट भी होता है। तो 1 2 3 इसमें तीनों पॉइंट सही है, इसमें से आंसर करेगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 68 का आपको आंसर देगा सी। उसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। एनएफसी, मुथूट फाइनेंस कंपनी जो है गोल्ड लोन जो देता है, उसी तरीके से एनएफसी भी पूछा। NFTs are companies that cannot accept public deposit like that। आप एनएफसी में पैसा जमा नहीं कर सकते। जो मेरे पास 500 रुपया है, जिसको हम लोग जमा कर लेते हैं, एनएफसी केवल लोन देता है। या एनएफसी जो है आपको क्या करता है? बड़ी बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करता है। एनएफसी में आप सेविंग अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। तो जब मन इच्छा हुआ इससे पैसा निकालिए, जब मन हुआ इसे निकाल इसमें डाल दिए, तो सेविंग अकाउंट एनएफसी ओपन नहीं करता, याद रखिएगा। यह पॉइंट सही है। एनएफसी कंपनीज कैन नॉट एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट लाइक बैंक। तो यह पॉइंट सही है। दे प्ले क्रूशियल रोल इन प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू अंडरसर्व्ड सेक्टर लाइक स्मॉल बिजनेस। तो यह पॉइंट सही है। जो एनएफसी है वो गरीब या छोटे एमएसएमई को लोन देता है, यह भी पॉइंट सही है। आरबीआई रेगुलेट्स द एक्टिविटीज ऑफ एनबीएफसी। तो यह भी पॉइंट सही है। आरबीआई जो है एनएफसी की एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है। तो तीनों पॉइंट इसमें से सही है। तो 69 का क्या आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा।
In the context of interim budget of the India, which of the following is incorrect? It is not mentioned in the constitution. तो interim budget या बजट शब्द ही constitution में नहीं है. हमारे constitution का आर्टिकल 112 कहता है एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट पब्लिश किया जाएगा हर साल पार्लियामेंट के द्वारा. तो एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट करना है, बजट, अंतरिम बजट, बजट शब्द पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको नहीं मिलेगा. तो इट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो पॉइंट सही है. इट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेड बाय गवर्नमेंट अहेड ऑफ द जनरल इलेक्शन. तो यह भी पॉइंट सही है. या ahead of the general election अंतरिम बजट पास किया जाता है. It usually proposes significant changes in the tax regime. तो अंतरिम बजट में जनरली टैक्स रेजिम को चेंज करने की बातें नहीं होती है. याद रखिएगा अंतरिम बजट में टैक्स रेजिम चेंज करने की बातें नहीं. यहाँ पर सी जो है गलत है. It provides continuity in governance during the transition period between the two governments. तो यह भी पॉइंट सही है. अंतरिम गवर्नमेंट जो है आपको कंटिन्यूटी प्रोवाइड करता है. तो यहाँ पर ठीक है. तो यहाँ पर सी जो है गलत है. इसे आंसर करिएगा. आपको सी हो जाएगा. 70 का सी हो जाएगा. उसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग: बैंकिंग, टूरिज्म, शिपिंग और सॉफ्टवेयर सर्विस. हाउ मेनी ऑफ द सर्विसेज गिवन अबव आर comes under the non factor income in the current account. तो याद रखिएगा करंट अकाउंट में ये चारों जो है नॉन फैक्टर इनकम के अंतर्गत आता है. एक बार हम आपको नॉन फैक्टर इनकम और करंट अकाउंट में किस तरीके से कैलकुलेशन है यह एक बार आपको दिखाते हैं ताकि आपको और अच्छा से ये समझ में आए. देखिए ये हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है. बैलेंस ऑफ पेमेंट का दो भाग होता है. एक होता है करंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट. करंट अकाउंट में एक होता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स और एक होता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज और है यूनिलैटरल ट्रांसफर और उसके बाद है इनकम रिसिप्ट और पेमेंट. हम ज्यादा डिटेल नहीं कर रहे हैं. अगर किसी को जरा सा भी कुछ डाउट हो तो जरूर कमेंट करके पूछिए या बाद में भी देख रहे हैं तो आप हमसे किसी भी मीडियम से व्हाट्सएप टेलीग्राम से पूछ लीजिएगा. हम यहाँ पर आपको शॉर्टकट में ही थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहे हैं. अब देखिए आपको बता दें करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट होता है. करंट अकाउंट जो है उसको हम लोग दो भाग में बेसिकली बांटते हैं. ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज. ये जो ट्रांसफर पेमेंट है और आपको इनकम रिसिप्ट और पेमेंट फ्रॉम टू एंड फ्रो अब्रॉड ये ज्यादा सिग्निफिकेंट कंपोनेंट नहीं है करंट अकाउंट का. करंट अकाउंट का जो मेन सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है वो है ट्रेड इन गुड्स एंड ट्रेड इन सर्विसेज. ट्रेड इन गुड्स मतलब जिसको हम छू सकते हैं देख सकते हैं वो है ट्रेड इन गुड्स. ट्रेड इन सर्विसेज जो है इसको दो भाग में बांटा जाता है. फैक्टर इनकम एंड नॉन फैक्टर इनकम. ट्रेड इन सर्विसेज को इनविजिबल ट्रेड करते हैं क्योंकि आप जैसे अभी हम आपको पता है सर्विस दे रहे हैं आप इस सर्विस को देख नहीं सकते तो इसको क्या कहते हैं इनविजिबल ट्रेड. इनविजिबल ट्रेड को दो भाग में बांटा जाता है. एक है फैक्टर इनकम और दूसरा है नॉन फैक्टर इनकम. तो ये जो फैक्टर इनकम है नॉन फैक्टर इनकम है. फैक्टर इनकम का क्या मतलब है जो किसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के कारण मिलता है. और नॉन फैक्टर इनकम इट इज द नेट सेल ऑफ सर्विसेज प्रोडक्ट लाइक शिपिंग, बैंकिंग, टूरिज्म और सॉफ्टवेयर सर्विसेज. तो ये नॉन फैक्टर इनकम किसके अंतर्गत आता है? आपको ट्रेड इन सर्विसेज के अंतर्गत आता है. और ट्रेड इन सर्विसेज जो है आपको कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत आता है. कैपिटल अकाउंट जो है हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंतर्गत पढ़ते हैं. इतना आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. नॉन फैक्टर इनकम इन करंट अकाउंट. ठीक है. इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर चारों जो है आपको नॉन फैक्टर इनकम इन करंट अकाउंट. What is the primary purpose of the official reserve sale by the central bank? तो प्राइमरी पर्पस क्या है? आपको ऑफिशियल रिजर्व जो सेल करता है आरबीआई तो टू स्टेबलाइज एक्सचेंज रेट बाय बाइंग और सेलिंग फॉरेन करेंसी रिजर्व इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. मान लीजिए अभी जो है क्या डॉलर का वैल्यू है जैसे मान लीजिए 82 रुपीज है. 82 रुपीज इक्वल टू $1. अभी अचानक से किसी भी मार्केट फ्लक्चुएशन के कारण $1 का वैल्यू हो जाए $200. $1 का मान लीजिए किसी कारण हो रहा है तो आरबीआई जो है इसको $2 नहीं होने देगा. आरबीआई क्या करेगा? उसका जो अपना रिजर्व में है रिजर्व जो करेंसी रिजर्व है उससे यह मार्केट में इंडियन करेंसी की वैल्यू को रेगुलेट करेगा. इसी को कहते हैं ऑफिशियल रिजर्व सेल करके आपको इंडियन करेंसी या किसी भी जिस देश का सेंट्रल गवर्नमेंट है वो देश के करेंसी को रेगुलेट करता है. टू स्टेबलाइज एक्सचेंज रेट बाय बाइंग और सेलिंग फॉरेन करेंसी रिजर्व इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. तो अगर अचानक अभी $82 से किसी कारणवश इंटरनेशनल मार्केट से अगर 200 या 300 रुपया हमारे डॉलर का वैल्यू हमारी करेंसी का हो जाएगा तो आरबीआई जो है ऑफिशियल रिजर्व जो है आरबीआई जो मेंटेन करता है उसको सेल करके स्टेबलाइज करता है. यह आंसर याद रखिएगा. सी हो जाएगा. ठीक है. अकॉर्डिंग टू बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 द ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट एंड ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेशियो ऑफ बिहार इन 2021-22 कितना था? तो बिहार का फिस्कल डेफिसिट डिवाइड बाय बिहार का स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का रेशियो कितना है? याद रखिएगा ये 3.8% है. तो बिहार फिस्कल डेफिसिट डिवाइड बाय बिहार स्टेट जीडीपी ये कितना आ जाएगा? 3.8%. या इतना भी का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. अगला है व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इन द म्युनिसिपैलिटीज. तो म्युनिसिपैलिटी में रिजर्वेशन की बातें कौन सा आर्टिकल करता है? तो याद रखिएगा आर्टिकल 243 टी. आर्टिकल 243 टी जो है यह आपको म्युनिसिपैलिटी में रिजर्वेशन की बातें करता है. उसके अलावा रिजर्वेशन जो है आपको ग्राम पंचायत में भी है. तो ग्राम पंचायत में जो रिजर्वेशन मिलता है वह किस आर्टिकल के तहत मिलता है रिजर्वेशन? तो 243 डी 243 डी जो है यह पंचायत लेवल में जो रिजर्वेशन मिलता है किसको रिजर्वेशन दिया जाता है? एससी एसटी और महिलाओं को रिजर्वेशन मैंडेटरी है. ओबीसी को स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो रिजर्वेशन दे सकता है. तो अगर पंचायत में रिजर्वेशन की बातें है तो 243 डी. म्युनिसिपैलिटी में रिजर्वेशन की बातें करना है तो 243 टी. टी फॉर टाइगर. तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा? ए. अगर मान लीजिए लोकसभा में हमको एससी एसटी को रिजर्वेशन देना है तो कौन सा आर्टिकल होगा? स्टेट लेजिस्लेचर में हमको अगर एससी एसटी को रिजर्वेशन देना है तो कौन सा आर्टिकल होगा? तो यह भी हम आपको एक बार यहाँ पर दिखा देते हैं. देखिए रिजर्वेशन की पूरी कहानी एक बार यहाँ समझिए. लोकसभा में अगर एससी एसटी को रिजर्वेशन जो दिया जाता है तो वो आर्टिकल 330 बोलता है लोकसभा में आपको एससी एसटी को रिजर्वेशन देना है. 330 ए जो अभी नया पब्लिश हुआ है यह लोकसभा में महिलाओं के रिजर्वेशन के लिए है. आर्टिकल 331 ए एंग्लो इंडियन को लोकसभा में रिजर्वेशन के लिए था जो अब एप्लीकेबल नहीं है. अब एंग्लो इंडियन को रिजर्वेशन नहीं मिलता है तो आर्टिकल 331 आज की डेट में वैलिड नहीं है. उसके बाद आर्टिकल 332 जो है एससी एसटी को स्टेट लेजिस्लेचर में रिजर्वेशन की बातें करता है. आर्टिकल 332 जो है स्टेट लेजिस्लेचर में जैसे 330 लोकसभा में एससी एसटी का रिजर्वेशन वैसे 332 आपको स्टेट लेजिस्लेचर में है. 332 ए महिलाओं को स्टेट लेजिस्लेचर में आपको रिजर्वेशन की बातें कर रहा है. 333 ए जो था एंग्लो इंडियन का स्टेट में रिजर्वेशन तो एंग्लो इंडियन को अब रिजर्वेशन लोग देते हैं. आर्टिकल 331 और आर्टिकल 333 आज की डेट में
बेकार हो चुका है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। 334 क्या कहा? यह 334 बहुत इंपॉर्टेंट है। एससी एसटी या महिलाओं को जो हम रिजर्वेशन दे रहे हैं लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेचर में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, इसको कितने दिनों के लिए देना है, यह जो है मेंशन किया जाता है आपको आर्टिकल 334 में। जैसे शुरुआत में 10 साल के लिए था और फिर हर इसको 10 साल करके एक्सटेंड कर दिया। तो आर्टिकल 334 जो है ड्यूरेशन ऑफ रिजर्वेशन फॉर एससी एसटी और महिला का पॉइंट इसमें लिखा जाता है। तो अभी इसी आर्टिकल 334 ए में हमने बोला जो एंग्लो इंडियन को रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। तो ये 331 और 333 जो है आज की डेट में बेकार हो गया है, इसका रीजन है आर्टिकल 334। उसके बाद रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन टेक इफेक्ट, तो यही आर्टिकल 334 ए जो है यह बोला है जो महिलाओं के लिए रिजर्वेशन कब से स्टार्ट होगा और कब तक चलेगा। तो ड्यूरेशन ऑफ रिजर्वेशन फॉर महिलाओं 334 ए और एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन का ड्यूरेशन जो है यह आपको 334। और आर्टिकल 335 भी जो है रिजर्वेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे आप देखते होंगे जनरल कैटेगरीज का जो आपको क्वालिफाई करने के लिए मान लीजिए 110 नंबर चाहिए, एससी एसटी को मात्र 80 नंबर चाहिए। तो यह जो डिफरेंस होता है, यह डिफरेंस कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है अंडर आर्टिकल 335। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है जो आप एससी एसटी के लिए आप लोअर क्राइटेरिया रख सकते हैं जॉब में। तो यह जो जॉब में आपको एससी एसटी का लोअर क्राइटेरिया रहता है, यह कहां से आता है? तो यही आर्टिकल 335 देता है और कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को जो आप लोअर क्राइटेरिया रखिए। जनरल कैटेगरी को अगर आप 110 नंबर पे ले रहे हैं तो एससी एसटी को आप 90 95 जो भी एक नंबर लेना है उसके आधार पर लीजिए। तो यह आर्टिकल 335 है। तो आपको यहां से समझ में आ गया होगा 330 से लेकर 335 तक की कहानी। और जो पंचायत में जो एससी एसटी को रिजर्वेशन मिलता है वो है 243, कौन सा था? डी 243 डी था पंचायत में। और म्युनिसिपैलिटी में जो एससी एसटी को रिजर्वेशन है और महिलाओं को है वो है 243 टी। इतना अभी रिजर्वेशन से इंफॉर्मेशन हमने आपको बताया है, उम्मीद है थोड़ा सा समझ में आया होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आज यहाँ पर आंसर चलेगा ये हमने सब बता दिया 330 335 244 का कोई भी रिजर्वेशन से कनेक्शन नहीं है। उसका देखिए आर्टिकल 35 ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिसेंटली एब्रोगेटेड इन 2024 वाज a provision that empowered the Jammu Kashmir state legislature to define permanent resident of the state and provide them with special rights and privileges, which amendment of the Indian constitution was added आर्टिकल 35 ए। तो आर्टिकल 35 ए था, स्पेशल आर्टिकल था जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कभी भी ऐड नहीं हुआ। आर्टिकल 35 ए करके कोई भी आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, कोई भी अमेंडमेंट के द्वारा यह आर्टिकल नहीं आया था। यह आर्टिकल पार्लियामेंट, यह आर्टिकल जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी इच्छा से प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी को कहकर ऐड करवाया था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। तो याद रखिए कोई भी अमेंडमेंट आपके आंसर नहीं होगा। आप किसी भी साल के कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में कभी यह नहीं देखेगा तो आर्टिकल 35 के तहत आपको जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ स्पेशल प्रिविलेज दिया गया था। यह जो आर्टिकल 35 है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो 35 है उसमें कोई एडिशन नहीं है, इसको आप नहीं ढूंढ सकते। लेकिन यह था आपको जम्मू कश्मीर से रिलेटेड स्पेशल प्रिविलेज जिसको खत्म कर दिया गया। तो कभी भी यह मत सोचेगा आर्टिकल 35 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 35 है, या उसमें ऐड किया गया था। यह अप्लीकेबल था, बेनिफिट मिल रहा था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको इंसर्ट नहीं किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में कभी अमेंड नहीं किया गया भगवान ने, ये कैसे बेनिफिट दे रहा था। इसका आंसर रखिएगा, इसका क्या होगा? डी। इसका जो है तो ये एक्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन था, ये पार्लियामेंट के द्वारा ये 35 ए का बातें नहीं हो रहा था। तो ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा इसमें है कंफ्यूजन वाली पॉइंट। लोक अदालत इज एन अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्यूसल मैकेनिज्म वेयर डिस्प्यूट पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ और एट प्री लिटिगेशन स्टेज आर सेटल्ड एमिकेबली। इट इज एस्टैब्लिश्ड अंडर व्हिच एक्ट? तो लोक अदालत की जो बात होती है ये याद रखिएगा, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत ये एस्टैब्लिश किया गया था। तो आंसर चलेगा 76 का ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है एज पर द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग इन द साल्वी वर्सेस ऑर्थ एंड स्टेट ऑफ द कर्नाटक, नार्को टेस्ट कैन नॉट बी कंडक्टेड विदाउट द पर्सन कंसेंट। Which chemical is used in the narco test to lower a person's self consciousness, allowing them to speak without inhibition? अभी आज का जो कोलकाता वाला केस हुआ है उसमें जो कन्विक्ट पकड़ाया गया सस्पेक्टेड जो है उस पर नार्को टेस्ट की बातें हो रही थी। तो याद रखिएगा नार्को टेस्ट में क्या होता है, आपको कौन सा केमिकल यूज किया जाता है? नार्को टेस्ट में आपको केमिकल यूज किया जाता है सोडियम पेंटोथल। तो यह याद रखिए नार्को टेस्ट में ये सोडियम पेंटोथल का यूज किया जाता है, जिसके बाद आदमी होता है हाफ सेमी अनकॉन्शियस हो जाता है और समझा जाता है जो बोलेगा सच बोलेगा। तो सोडियम पेंटोथल का यूज किया जाता है। उसके बाद देखिए इफ एन इलेक्शन कमीशन इज अपॉइंटेड एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर देयर टोटल टर्म ऑफ ऑफिस शैल नॉट एक्सीड। तो अगर मानते कोई इलेक्शन कमिश्नर है उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना देते हैं तो वो टोटल कितना साल तक सर्व कर सकता है? तो 6 years इन एग्रीगेट एज इन इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो देखिए इलेक्शन कमीशन की बातें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, कौन सा आर्टिकल में है? तो 324 में। आर्टिकल 324 जो है वो इलेक्शन कमीशन की बातें करता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन कमिश्नर बनेगा वो कितने दिनों के लिए बनेगा, उसका क्या टेन्योर होगा, उसका क्या रिक्वायरमेंट है, यह सब कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया। अभी 2023 में एक पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा इसे मॉडिफाई किया गया है, जिसको हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो देखिए आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 324 है वो बोलता है जो भारत में इलेक्शन कमीशन होगा जो इलेक्शन प्रोसेस को क्या करेगा, सुपरवाइज करेगा। लेकिन इस इलेक्शन कमिश्नर का क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इसका कैसे इलेक्शन होगा, इसका क्या टेन्योर होगा, यह सब कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। इसलिए अभी लेटेस्ट 2023 में देखिए 28 दिसंबर 2023 को पार्लियामेंट के द्वारा एक नोटिफिकेशन इशू किया गया जिसमें बताया गया है जो इलेक्शन कमिश्नर्स को कैसे अपॉइंट किया जाएगा। तो एक सिलेक्शन कमेटी बनेगा जिसमें प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन जैसे राहुल गांधी अभी मेंबर होंगे, और कोई दूसरा एक यूनियन कैबिनेट का मिनिस्टर उसका मेंबर होगा। तो सिलेक्शन कमेटी के 3 मेंबर होंगे, एक प्राइम मिनिस्टर, दूसरा लीडर ऑफ अपोजिशन और तीसरा कोई यूनियन मिनिस्टर। यह है उसका सिलेक्शन कमेटी। जो टर्म ऑफ ऑफिस की बात है, टर्म ऑफ ऑफिस में बताया गया है द चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड इलेक्शन कमिश्नर्स शैल नॉट बी एलिजिबल टू रीअपॉइंटमेंट। अगर एक बार को बन जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स या इलेक्शन कमिश्नर्स, वह दोबारा नहीं बन सकता है। एक बात याद रखिएगा टर्म ऑफ ऑफिस में। उसके बाद है द चीफ इलेक्शन कमिश्नर and other election commissioner shall hold office for a term of 6 years from the date on which he assumed his office until he attains the age of 65। तो कोई अगर आदमी चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर बनता है तो वह 6 साल या 65 ईयर्स तक रह सकता है।
तीसरा पॉइंट क्या लिख रहा है, व्हेन एन इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो पहले इलेक्शन कमिश्नर था वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनता है, हिज टर्म ऑफ ऑफिस शैल नॉट बी मोर देन 6 ईयर एज एग्रीगेटेड। अगर मान लो कोई पहले इलेक्शन कमिश्नर 4 साल के लिए रह चुका है और बाद में वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना, तो वो टोटल केवल 2 साल के लिए ही आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन पाएगा। ये थर्ड पॉइंट में लिखा गया। ये सब कब आया है, तो यह दिसंबर 2023 के नोटिफिकेशन के बाद पब्लिश किया गया। तो याद रखिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 6 ईयर इन एग्रीगेट एज इलेक्शन कमीशन एंड सीसी। तो ये 2023 के नोटिफिकेशन के आधार पर है। इसका आंसर करेगा बी। उसके बाद लोकपाल इज ए नेशनल एंटी करप्शन एम्बर्समैन दैट लुक इनटू कंप्लेंट्स अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट as defined under the लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। द टर्म लोकपाल लोकायुक्त वाज फर्स्ट पॉइंट बाय, तो लोकपाल लोकायुक्त जो है पहली बार जो पॉइंट किया गया था किसके द्वारा, तो एलएम सिंह। ये डिप्लोमेट थे, ये राज्यसभा से एमपी थे, स्कॉलर थे, राइटर थे, एलएम सिंह जी। उन्होंने ही आपको ये लोकायुक्त पॉइंट किया था पहली बार कब, 1966 ईस्वी में, 1966। द टर्म लोकपाल लोकायुक्त वाज फर्स्ट पॉइंट बाय एलएम सिंह जी, जो डिप्लोमेट थे और एमपी थे, बहुत विद्वान आदमी थे, एंड वाज यूज्ड इन ए रिपोर्ट टू एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन का रिपोर्ट इन्होंने पब्लिश किया था 1966 में। उस समय यह टर्म लोकपाल लोकायुक्त यूज किया था। इसका आंसर क्या रहेगा बी। उसके बाद है डिलिमिटेशन कमीशन इज सेट अप टू रीड्रॉ बाउंड्रीज ऑफ वेरियस असेंबली एंड लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज बेस्ड ऑन द लेटेस्ट सेंसस। हाउ मेनी टाइम्स हैड द डिलिमिटेशन कमीशन सेट अप इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो याद रखिएगा, जो डिलिमिटेशन कमीशन है यह भारत में कॉन्स्टिट्यूशन जो है आर्टिकल 82 कहता है, हर एक सेंसस के बाद आपको डिलिमिटेशन करना है, आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी का। यह कौन कहता है, आर्टिकल 82 कहता है। अभी तक लेकिन केवल 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन बना है। पहला बना था 52 में, दूसरा बना है 63 में, तीसरा बना 73। तो देखिए शुरुआत के 10 साल में आपको जनरल सेंसस के बाद बना है, लेकिन 73 के बाद आपको 2002 में बना डिलिमिटेशन कमीशन। उसके बाद अभी 2026 तक डिलिमिटेशन कमीशन को स्थगित कर दिया गया। यह सारी पॉइंट कहां लिखा गया है, जो डिलिमिटेशन कमीशन का रिक्वायरमेंट जो है आर्टिकल 82 में है, याद रखिएगा। अभी तक भारत में 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन बन चुका है। तो 80 का क्या आंसर जाएगा आपका बी हो जाएगा। उसके बाद है नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी, द लार्जेस्ट यूनिफॉर्म्ड यूथ ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड, सेलिब्रेटेड इट्स 75th एनिवर्सरी इन 2023। इट वाज एस्टैब्लिश्ड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ व्हिच कमिटी। तो एनसीसी जो कॉलेज में स्टूडेंट्स सब पार्टिसिपेट करते हैं, यह एनसीसी का किसने रिकमेंडेशन दिया था, तो याद रखिएगा पंडित एच.एन. कुंजरू कमेटी। पंडित एच.एन. कुंजरू कमेटी ने यह एनसीसी का रिकमेंडेशन दिया था। तो याद रखिएगा एनसीसी का दिया था। इस समिति ने राष्ट्रीय स्तर पर स्कूलों और कॉलेजों में कैडेट संगठन के गठन की सिफारिश की थी, जिससे राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम 1948 के तहत एनसीसी का निर्माण हुआ। तो नेशनल कैडेट कॉर्प्स एक्ट 1948 के तहत एनसीसी का निर्माण हुआ था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पंडित एच.एन. कुंजरू कमेटी। तो यह याद रखिएगा, पंडित एच.एन. कुंजरू कमेटी का आधार पर हुआ था। उसके बाद है द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 इज ए लैंडमार्क लेजिस्लेशन इन इंडिया दैट एम्पावर्स इट्स सिटीजन टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन हेल्ड बाय पब्लिक अथॉरिटीज। राइट टू इन्फॉर्मेशन कम अंडर व्हिच मिनिस्ट्री। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है याद रखिएगा आपको किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेज एंड पेंशन। ये जो पब्लिक ग्रीवांसेज है इसी के अंतर्गत आपको आता है क्या चीज, राइट टू इन्फॉर्मेशन। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर लेना है गवर्नमेंट से तो आप राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत ले सकते हैं। आता है 82 का आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 रिकॉग्नाइजेस द राइट्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइबल कम्युनिटीज एंड अदर ट्रेडिशनल forest dwellers to the forest resource. Which of the following rights is not recognized under the forest right act? तो फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में याद रखिएगा, उसमें इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट है, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट है, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट राइट है, उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बातें नहीं की गई है। यह पॉइंट फैक्चुअल पॉइंट है, आप याद रखिएगा, इसमें ज्यादा कुछ समझने वाली बातें हैं नहीं। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 जो बना उसमें इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिजर्व की बातें हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बातें नहीं। उसके बाद है अब यहाँ पर बिहार स्पेशल क्वेश्चन देखिए। इट इज सिचुएटेड बिटवीन द सोमेश्वर रेंज एंड रामनगर दून। इट इज पार्ट ऑफ तराई रीजन ऑफ बिहार। हरहा रिवर पासिस थ्रू इट। तो पश्चिमी चंपारण में हम लोग जो शिवालिक का रेंज है हमारा दिखाते हैं यहाँ पर मैप में, देख लीजिए। इसका आंसर पहले बता देते क्या होगा, हरहा वैली। हरहा वैली को ही दून वैली कहते हैं। देखिए ये आपका पश्चिमी चंपारण है, ये आपका पश्चिमी चंपारण है। ये जो शिवालिक आपको दिख रहा है, ये शिवालिक का जो पोर्शन पश्चिमी चंपारण में, शिवालिक के पोर्शन को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं, सोमेश्वर हिल, उसके बाद रामनगर दून, रामनगर दून और आपको हरहा दून बांटते हैं। तो यह आपको कहाँ पर है, सोमेश्वर हिल, रामनगर दून और हरहा दून जो है। तो ये आपको पश्चिम चंपारण यहाँ पर दिख रहा है। यहीं पर हरहा नदी इससे जाती है, इसी के बीच से हरहा नदी जाती है। यहाँ देखिए सोमेश्वर की पहाड़ियां जो है, त्रिवेणी नहर जो है गंडक नदी के पास, और ये भिखनाटोरी तक, ये वाला जो है भिखनाटोरी का पास है, यहाँ आपको त्रिवेणी नहर है। तो आपको तो यह जो है हरहा वैली है, जिसको यहाँ पर जिक्र किया गया। इट इज सिचुएटेड बिटवीन सोमेश्वर रेंज एंड रामनगर दून। आपको दिखा दीजिए बड़ा वाला सोमेश्वर रेंज था और साइड में रामनगर दून था, बीच से हरहा वैली पास करता है। इट इज पार्ट ऑफ द तराई रीजन, ये भी सही है। हरहा रिवर पासेस थ्रू इट। तो ये किसके बारे में, हरहा वैली के बारे में बात करते हैं। उसके बाद आपको है मैथ्स 1 और 2। तो बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक का ट्रिब्यूटरी, कर्मनाशा का ट्रिब्यूटरी, पुनपुन का ट्रिब्यूटरी, कमला का ट्रिब्यूटरी। याद रखना मुश्किल है, आसान नहीं है। इस नदियों का ट्रिब्यूटरी का बूढ़ी गंडक का ट्रिब्यूटरी बहुत ज्यादा ट्रिब्यूटरी है, 1-2 ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो कभी कोशिश कीजिएगा, बूढ़ी गंडक का ट्रिब्यूटरी जो है आपको मसान रिवर, हर बोरा रिवर, तिलाबे रिवर, बलोर रिवर, यह सब जो है आपको इसका ट्रिब्यूटरी है। यहाँ पे आंसर जो होगा 85 का सी है। याद रखिएगा बूढ़ी गंडक का ट्रिब्यूटरी यहाँ पर कौन है, डंडा। डंडा रिवर भी आपको बूढ़ी गंडक का ट्रिब्यूटरी है। डंडा के अलावा मसान, हारबोर, तिलाबे, यह भी आपको बूढ़ी गंडक का ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद कर्मनाशा का ट्रिब्यूटरी याद रखिएगा। तो कर्मनाशा का ट्रिब्यूटरी है दुर्गावती, चंद्रप्रभा, करुणिति,
नादी रिवर। तो यहाँ पर खाजूरी जो दिया है, खाजूरी भी यह आपको कर्मनाशा का ट्रिब्यूटरी है। कर्मनाशा का ट्रिब्यूटरी में एक बार नाम फिर से बोल देते हैं, दुर्गावती रिवर, चंद्रप्रभा रिवर, कारुणिती रिवर, करुणिती रिवर और गोरैया नदी और खजूरी नदी। या खजूरी जो दिया नाम दिया है वह कर्मनाशा का है। उसी तरीके से पुनपुन जो साउथ बिहार का है, उसका जो ट्रिब्यूटरी है आपको पुनपुन का कौन सा है, पुनपुन की ट्रिब्यूटरी तो याद रखिएगा, बुटाने रिवर, मोहर रिवर, मदार रिवर। बुटाने, मोहर और मदार, तो यहाँ मोहर जो है ये पुनपुन का, याद रखिएगा, बुटाने, मोहर और मदार। बुटाने, मोहर और मदार जो है आपको पुनपुन का है। बुटाने, मोहर और मदार याद रखने की कोशिश कीजिएगा, बुटाने, मोहर और मदार। और कमला का तो बलान बहुत अच्छा नाम है, फेमस भी है कमला बलान में, दरभंगा में बहुत बार आता रहता है कमला बलान। तो यह तो इजीली याद होगा, आप लोग बिहार में नाम सुने नहीं होंगे, कमला का बलान। तो यहाँ पर 2, 3 और 4 गलत है, फर्स्ट 1 और 2 सही है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। अब मिट्टी पर है, तराई सॉइल इज फाउंड अलोंग द बॉर्डर विद नेपाल फ्रॉम द वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट टू द किशनगंज। पॉइंट एकदम सही है, नॉर्थ बिहार में मिलता है। बल्थर सॉइल फाउंड इन द नैरो बेल्ट स्ट्रेचिंग फ्रॉम द कैमूर प्लेट्यू टू द राजमहल। यह भी पॉइंट सही है, बल्थर आपको कहां पर मिलता है, साउथ बिहार में मिलता है। उसके बाद बलसुंदरी सॉइल इज कैरेक्टरिस्टिक बाय एसिडिक नेचर, दिस सॉइल बिकम एसिडिक ड्यू टू द फैक्टर्स सच एज हाई रेनफॉल। तो यह याद रखिएगा, जो बलसुंदरी जो है आपको नॉर्थ बिहार का मिट्टी है। नॉर्थ बिहार में जो मिट्टी पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, नॉर्थ बिहार की पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, बलथर मिट्टी भी कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बलथर मिट्टी भी कहते हैं। यह बलथर गलत मैंने बताया, नॉर्थ बिहार की पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बलसुंदरी मिट्टी कहते हैं। बलथर दक्षिण बिहार का है, बलसुंदरी जो है वह उत्तरी बिहार का है। बलसुंदरी उत्तरी बिहार है और बलथर दक्षिण बिहार है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं करना। बलसुंदरी पुरानी जलोढ़ मिट्टी नॉर्थ बिहार का। अलुवियल सॉइल इज द मोस्ट प्रिविलेंट टाइप ऑफ सॉइल फाउंड थ्रू आउट बिहार। तो यह पॉइंट सही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, ये जो सी जो दिया गया है, जो बलसुंदरी जो है एसिडिक होता है, यह पॉइंट गलत है। बलसुंदरी एसिडिक नहीं होता है, यह एल्कलाइन होता है। एक बार हम आपको मैप दिखा देते हैं, इसका आंसर क्या है, 86 का आंसर सी है। एक बार मैप भी देख लीजिए ताकि और क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको ये जो इलाका है बिहार और नेपाल का बाउंड्री, यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है इसको हम लोग तराई की मिट्टी कहते हैं, जो पश्चिमी चंपारण से पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज में पाया जाता है। तो याद रखिएगा, तराई मिट्टी को दलदली मिट्टी भी कहते हैं, तराई मिट्टी को दलदली मिट्टी भी कहते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद ये जो नॉर्थ बिहार में आपको 2 प्रकार की मिट्टी है, खादर मिट्टी जो सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, और एक आपको बांगर मिट्टी जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को ही हम लोग बलसुंदरी मिट्टी कहते हैं। दक्षिणी बिहार में आपको कौन सा मिट्टी मिलता है, यहाँ पर इस मैप में बलसुंदरी यहाँ दिया गया है, ये गलत है, इस मैप को मत समझिएगा, यहाँ पर ये गलत, यहाँ पर प्रिंटिंग जिसने भी किया है वो गलत किया। यहाँ पर बलथर मिट्टी पाया जाता है, यहाँ पर बलथर मिट्टी पाया जाता है, बलथर मिट्टी यहाँ पर पाया जाता है। दक्षिणी बिहार में बलथर मिट्टी पाया जाता है, याद रखिएगा। बलसुंदरी शब्द सुनते ही आपके दिमाग में यह समझ आना चाहिए, बलसुंदरी मतलब नॉर्थ बिहार। नॉर्थ बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बलसुंदरी मिट्टी कहते हैं। ठीक है, यह जो एल्कलाइन होता है एसिडिक नहीं होता है, याद रखिएगा। बलसुंदरी जिसे कभी कभी पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है, भारत के उत्तरी भाग में पाई जाने वाली एक विशिष्ट प्रकार की मिट्टी है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है, उच्च चूना सामग्री यह मिट्टी को क्षारीय बनाता है, यह मिट्टी को अल्कलाइन बनाता है। हाई कंटेंट दिस मेक्स द सॉइल अल्कलाइन विद पीएच लेवल टिपिकली एबव 7। तो जो बलसुंदरी होता है, जो नॉर्थ बिहार की मिट्टी है, यह आपको अल्कलाइन होता है, एसिडिक नहीं होता। तो मिट्टी पर हमारा एक वीडियो भी है, 2 वीडियो हमने बनाया है मिट्टी पर सेपरेट, आप उसको थोड़ा सा देख सकते हैं, डिटेल ढंग से देख लीजिएगा। बहुत लोगों ने देखा है मिट्टी वाली वीडियो को, आप भी एक बार देख लीजिएगा। इसका आंसर क्या रहेगा, सी, क्योंकि यहाँ बताया गया एसिडिक है। अगला, विद रेफरेंस टू साउदर्न प्लेट्यू रीजन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो बिहार का जो साउदर्न प्लेट्यू रीजन है, इट इज लोकेटेड बिटवीन साउदर्न प्लेन एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑफ झारखंड, ये भी पॉइंट सही है। दिस रीजन इज मेड ऑफ हार्ड रॉक सच एज जेनेसिस, शीट्स एंड ग्रेनाइट, ये भी पॉइंट सही है, हार्ड रॉक होना है। इट इज नोन फॉर मेनी कोनिकल हिल्स फाउंड बाय बेथोलिथ। तो यह जो है आपको कई कोनिकल हिल के लिए जाना जाता है, जो आपको बेथोलिथ से फॉर्म हुआ है। बेथोलिथ, लेपोलिथ, यह सब एक बार आप देख लीजिएगा, पिछले बार एग्जाम में पूछा भी है। बेथोलिथ बीपीएससी पूछा, लैंडफॉर्म टॉपिक बीपीएससी का आज के ज्योग्राफी में पिछले 2-3 साल से फेवरेट टॉपिक बन चुका है। ग्लेशियर लैंडफॉर्म, उसके बाद वोल्केनिक लैंडफॉर्म, ये सब पूछा। तो बेथोलिथ किसको कहते हैं देख लीजिएगा एक बार। तो साउदर्न प्लेट्यू रीजन इज डिफिशिएंट इन मिनरल्स, तो यह पॉइंट गलत है। साउदर्न प्लेट्यू रीजन जो है मिनरल से भरा हुआ है, अब चाहे झारखंड का हो या बिहार का हो, मिनरल्स इसी सब प्लेट्यू रीजन में मिलता है। तो फोर्थ पॉइंट गलत है, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 87 का आंसर क्या रहेगा आपको, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग रॉक, टर्सरी रॉक, विंध्यन रॉक, धारबार रॉक और क्वाटरनरी रॉक। इसमें इसको क्रोनोलॉजिकली हमको अरेंज करना है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, सबसे पुराना रॉक कौन है, धारबार रॉक, उसके बाद आपको विंध्यन रॉक, उसके बाद टर्सरी रॉक और उसके बाद क्वाटरनरी रॉक। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा आपको, 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 88 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। एक बार इसको डिटेल ढंग से देखते हैं। बेथोलिथ, फैकोलिथ, लोकोलिथ, ये सब जो शब्द है इसका क्या मतलब है देख लीजिएगा। देखिए आपको बिहार का जो ये प्लेन इलाका है, प्लेन इलाके में कौन सा चट्टान, जो प्लेन इलाका है, या प्लेन इलाका भी तो चट्टान पर ही बना हुआ है, बीच तो चट्टान ही है। तो इस चट्टान को क्या कहते हैं, क्वाटरनरी चट्टान कहते हैं। क्वाटरनरी चट्टान जो है इसका क्या टाइम पीरियड होता है, क्वाटरनरी चट्टान जो है कब बना है, तो क्वाटरनरी चट्टान आपको याद रखिएगा बना है लगभग में 2.58 मिलियन ईयर्स बिफोर। तो क्वाटरनरी चट्टान बना है 2.58 मिलियन ईयर्स। हमारा धरती का एज कितना, याद रखिएगा धरती का एज माना जाता है 4600 मिलियन ईयर्स एगो हमारा धरती बना। हमारा धरती कब बना है, 46 अर्थात 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। ये जो क्वाटरनरी चट्टान है, यह चट्टान कब बना है, 2.58 मिलियन ईयर्स से बनना स्टार्ट हुआ, अभी भी बन रहा है। टर्सरी चट्टान कब बना है, याद रखिएगा टर्सरी चट्टान जो है यह आपको बना है 1300, नहीं ये टर्सरी चट्टान बना है आपको 66 मिलियन ईयर्स बिफोर। कब तक बनना शुरू हुआ टर्सरी चट्टान, 2.6 मिलियन ईयर्स बिफोर। उसके बाद ये जो विंध्यन चट्टान है, विंध्यन चट्टान का बना है यह बना है 1300 मिलियन ईयर्स से लेकर 600 मिलियन ईयर्स तक। और यह जो धारबार वाला चट्टान है, यह चट्टान आपको कब बना है 2500 से 1800 मिलियन ईयर्स बिफोर तक। तो 1800 मिलियन ईयर्स। तो हमारा धरती 4600 मिलियन ईयर्स का धरती का एज है, उसमें जो है धारबार वाला टाइम क्या है 2500 से 1800 मिलियन। उसका विंध्यन का क्या है 1300 से 600
टर्सरी का जहां पर शिवालिक का टाइम पीरियड है यह आपको 66 से 2.6 मिलियन, और जो मैदानी इलाका है उसका टाइम पीरियड क्या है उस चट्टान का 2.58 मिलियन से अभी भी बन रहा है। तो यह याद रखिएगा, सबसे पुराना यहाँ पर, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और इसके बाद ये है बिहार के चट्टान। आपको समझ में आ रहा होगा। नाइस लेक्चर सर, धन्यवाद आदर्श जी, थैंक यू। अच्छा से पढ़िए। हम लोग अगला देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो क्रोनोलॉजिकली अगर हम बिहार के इलाके को अरेंज करेंगे तो सबसे पुराना धारवाड़, उसके बाद विंध्या, उसके बाद टर्सरी, उसके बाद क्वाटरनरी। तो 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद है विद रेफरेंस टू खड़गपुर हिल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। खड़गपुर हिल्स आर हाई माउंटेन रेंज लोकेटेड इन जमुई डिस्ट्रिक्ट। तो याद रखिएगा खड़गपुर हिल आपको मुंगेर में है। इसी मुंगेर खड़गपुर हिल पर एक फोर्ट है जहां पर मीर कासिम जो है मुर्शिदाबाद से भाग कर आया था और मुंगेर में फोर्ट पर रहा था, उसके बाद मर गया भगवान, भीख मांगते हुए मरा। उसके बाद उसकी स्थिति बहुत खराब हुई बैटल ऑफ बक्सर के बाद, बैटल ऑफ बक्सर के बाद। तो खड़गपुर हिल कहां पर है? मुंगेर में, जमुई में नहीं है। खड़गपुर हिल कहां पर है? मुंगेर में है। और यहीं पर इसको खड़गपुर हिल को कहते हैं खगरेश्वर करके महादेव का मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर। उसी खगरेश्वर मंदिर के नाम पर इसका नाम खड़गपुर हिल भी है। और इस खड़गपुर हिल पर ही आपको भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो याद रखिएगा खड़गपुर हिल मुंगेर में है, मुंगेर में एक भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी उस पर सिचुएटेड है। और खड़गपुर हिल पर जो मुंगेर फोर्ट है वो आपको तुगलक के समय ही बना था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में एक फोर्ट बना था, जिसमें अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग आदमी रहा। और मीर कासिम भी जो भाग के आया था मुर्शिदाबाद से, तो यहाँ पर रहा था। तो खड़गपुर हिल्स मुंगेर याद रखिएगा। यहाँ जो जमुई पॉइंट दिया है ये गलत है, ये सेकंड इसका सही है। तो इसमें से इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन ए जो है आपको इनकरेक्ट हो जाएगा, सेकंड जो है सही है। उसके बाद देखिए Which of the following pairs are correctly met? तो काकोलत वाटरफॉल बिहार का सबसे फेमस वाटरफॉल जो है वह कहां पर है? तो वह नवादा में, नालंदा में नहीं है। याद रखिएगा यह नवादा में। परफेक्शन आईएएस अपना जो डिस्क्रिप्शन दिया है उसमें शायद प्रिंटिंग मिस्टेक करके उन्होंने नालंदा छाप दिया है। तो याद रखिएगा बिहार का सबसे फेमस जो है वह कैमूर में नहीं है, जो यहाँ पर लिखा गया है, और नालंदा में भी नहीं है, जिसे परफेक्शन आईएएस ने एक्सप्लेन कर दिया है। यह कहां पर है? बेसिकली नवादा में, यह नवादा में। याद रखिएगा कशिश वाटरफॉल, कशिश वाटरफॉल कहां पर है? तो कशिश वाटरफॉल आपको रोहतास में है। याद रखिएगा कशिश वाटरफॉल कहां पर है? तो रोहतास में। तेलहर कुंड वाटरफॉल कहां पर है? तो तेलहर कुंड वाटरफॉल जो है आपको कहां पर है? तो तेलहर कुंड जो है आपको कैमूर में है। तेलहर इनकरेक्टली में था, तेलहर कुंड जो है आपको कैमूर में है। ये कैमूर में यहाँ पर पॉइंट सही है। कशिश जो है रोहतास में है, ये तो पॉइंट सही है रोहतास। और उसके बाद मंझर कुंड वाटरफॉल जो है, मंझर कुंड वाटरफॉल यह भी आपको सासाराम डिस्ट्रिक्ट में है, भोजपुर में इसका नहीं है। ठीक है, दिस टू वाटरफॉल आर फाउंड इन सासाराम ऑफ द बिहार। ठीक है, मंझर कुंड इज आल्सो नोन एज। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इनकरेक्टली मैच, तो 90 का आंसर देगा सी। एक बार हम तीनों आपको दिखा देते हैं यहाँ पर। यहाँ पर 3 गलत था, केवल इसमें सही जो है कशिश वाटरफॉल। एक बार देखिए कशिश वाटरफॉल हम लोग देखते हैं। यहाँ पर ये जियोलॉजी में भी आपको समझा चाहिए। देखिए ये टर्सरी वाला इलाका है, ये क्वाटरनरी वाला इलाका है, ये विंध्यन वाला इलाका है, ये धारवाड़ वाला इलाका है। जियोलॉजी और बिहार भौगोलिक इलाके भी हो गए। हाँ, ये देखिए ये काकोलत वाटरफॉल है। याद रखिएगा कहाँ पर है? काकोलत नवादा में है। देखिए अच्छा ही फोटो है काकोलत वाटरफॉल का। उसके बाद कशिश वाटरफॉल, कशिश वाटरफॉल आपको कहाँ पर है? तो रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। देखिए इसे कशिश वाटरफॉल यहाँ पर आ रहा है। उसका तेलहर कुंड, तेलहर कुंड जो है कैमूर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ लिखा है तेलहर वाटरफॉल, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कुंड है यहाँ पर बना हुआ, और ये तेलहर कुंड है। कहाँ पर है? तो ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट में तेलहर कुंड है। कशिश वाटरफॉल आपको कहाँ पर है? रोहतास में है। नवादा में तो दिखा दिया। काकोलत सबसे ज्यादा फेमस बिहार का सबसे इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है। उसके बाद मंझार कुंड और धुआं कुंड ये आपको कहाँ पर है? सासाराम में। याद रखिएगा मंझार कुंड और धुआं कुंड वाटरफॉल सिचुएटेड ऑन द कैमूर हिल। ये कैमूर हिल में है, कैमूर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। ये कहाँ पर है? तो सासाराम में। याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपको ये चारों वाटरफॉल भी समझ में आ गया। अगला देखते हैं। So consider the following district: गया, मुंगेर, अरवल, अररिया, जमुई। In which of the district given above फेल्सफर is found mainly? तो बिहार में जो खनिज है उसमें जो फेल्सफर का खनिज है वो कहाँ पर पाया जाता है? तो फेल्सफर का खनिज आपको पाया जाता है गया, जमुई और मुंगेर में पाया जाता है। अरवल और अररिया में यह फेल्सफर की खनिज नहीं पाई जाती है। याद रखिएगा। उसके बाद आपको इसका आंसर क्या देगा? इसका आंसर हो जाएगा 134, 134 ऑप्शन क्या देगा? आंसर बी हो जाएगा। 91 का आंसर क्या देगा? बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट शुगर केन प्रोडक्शन। तो बिहार में सबसे ज्यादा शुगर केन जो था वो होता है पश्चिमी चंपारण में। पूर्वी चंपारण में भी शुगर केन है, लेकिन सबसे ज्यादा शुगर केन कहाँ होता है? तो पश्चिमी चंपारण में होता है। यहाँ दिया ईस्ट चंपारण इज द लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसिंग, तो गलत है। द सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट ऑफ बिहार विथ हॉट एंड ह्यूमिड समर प्रोवाइड्स फेवरेबल कंडीशन फॉर शुगर केन ग्रोथ। तो यह पानी से शुगर केन के लिए जो क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट चाहिए वो हॉट एंड ह्यूमिड और पानी चाहिए, तो यहाँ पर बिहार में होता है। और सबसे ज्यादा आपको पश्चिमी चंपारण में शुगर केन होता है, न कि पूर्वी चंपारण। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद तो एक बार हम इसको थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं। खनिज के लिए देखिए आपको दिखाते हैं फेल्सफर कहाँ होता है? ये जमुई, मुंगेर और गया में फेल्सफर खनिज पाया जाता है। उसके बाद देखिए जो क्रॉप का जो मैप है, यहाँ पर ये वाला इलाका है, यहाँ पर आपको शुगर केन का दिख रहा होगा। सबसे ज्यादा शुगर केन कहाँ पर है? पश्चिमी चंपारण शुगर केन का है। उसके बाद मेज वाला जो है आपको पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर ये सब इलाका है। राइस वाला मधुबनी, दरभंगा। तो इसमें देखिएगा सबसे ज्यादा राइस और सबसे ज्यादा गेहूं बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट में होता है? ये कमेंट करके आप लोग बताइएगा। बिहार में सबसे ज्यादा राइस और सबसे ज्यादा गेहूं किस डिस्ट्रिक्ट में होता है? ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल विक्टिम्स डे वाज सेलिब्रेटेड इन बिहार ऑन 10 अगस्त 1929। याद रखिएगा जब राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा पॉलिटिकल विक्टिम डे सेलिब्रेट किया गया था 10 अगस्त 1929 से सही है। साइमन कमीशन वाज अराइव्ड इन इंडिया ऑन 12 दिसंबर 1928। तो यह भी याद रखिए, तो साइमन कमीशन 1927 में बना था, जो भारत में 1928 में आता है, और बिहार पटना में कब आता है? 12 दिसंबर 1928। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है? तो कोई भी इसमें से इनकरेक्ट नहीं है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। याद रखिएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा। अगला है रिसेंटली यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स द यूनिफाइड पेंशन स्कीम व्हिच ऑफ
which is specifically designed for central government employee and comes as an alternative to the existing national pension scheme. It is based on the recommendation of which committee? तो अभी जो यह न्यूज में था न्यू यूनिफाइड पेंशन स्कीम, तो यह किस कमेटी के रिकमेंडेशन से दिया गया है? याद रखिएगा यह टीवी स्वामीनाथन कमेटी के रिकमेंडेशन से यह दिया गया। तो यह कमेटी का भी नाम याद रखिएगा, टीवी स्वामीनाथन कमेटी। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंडर ऑफ बिहार सोशलिस्ट पार्टी? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो आपको 1931 में बना था, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब बना है? 1931 में बना था। उसके बाद 1934 में यह कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के साथ मर्ज कर जाता है। तो 3 साल के लिए लगभग बना था। यह बिहार सोशलिस्ट पार्टी पर कई बार बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो इसके फाउंडर मेंबर्स में कौन-कौन है? तो गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्र और फूलन प्रसाद वर्मा। फूलन प्रसाद वर्मा जो है यह बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 में बना था। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। उसके बाद विथ रेफरेंस टू मुखिया सिस्टम व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? इट वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। According to this system, a handful of grain was set aside before every meal to fund the movement. तो यह दोनों पॉइंट सही है। मुखिया सिस्टम में क्या है? जो बिहार की महिलाएं थी वह खाना बनाने से पहले एक मुट्ठी अनाज जो है बाहर करके रखती थी ताकि उस अनाज को बेच करके फ्रीडम मूवमेंट में कंट्रीब्यूट किया जा सके। तो एक मुट्ठी अनाज जो महिलाओं के द्वारा रखा जाता था ताकि उस अनाज को बेच करके फ्रीडम मूवमेंट फंड में कंट्रीब्यूट किया जा सके। यह कब स्टार्ट हुआ था? तो यह नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय यह स्टार्ट हुआ था। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एम ऑफ ऑल इंडिया चरखा संघ फाउंडेड बाय महात्मा गांधी 1925? तो महात्मा गांधी जो 1925 में चरखा संघ बनाए थे उसका क्या था? प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट था, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ खादी, यह भी था, एबॉलिश अनटचेबिलिटी की बातें महात्मा गांधी 1925 में नहीं करते। महात्मा गांधी जो है अनटचेबिलिटी की बातें कब करेंगे? 1930 ईस्वी के बाद महात्मा गांधी हरिजन अखबार चलाएंगे, अनटचेबिलिटी की बातें करेंगे। तो महात्मा गांधी अभी 1925 में अनटचेबिलिटी पर फोकस नहीं कर रहे हैं, याद रखिएगा। प्रमोट स्पिनिंग एंड वेविंग, तो यह पॉइंट याद रखिएगा, यह सही है। महात्मा गांधी जो है चरखा को लेकर बहुत ही सख्त थे। उनका 1920 में तो वो बोलते थे अगर कोई कांग्रेस का मेंबर है और डेली चरखा नहीं चलाता तो हम उसको कांग्रेस के मेंबर नहीं मानेंगे। बाद में कांग्रेस के जो दूसरे मेंबर्स सब थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया तो फिर यह फैसला महात्मा गांधी ने वापस लिया। लेकिन उनका मानना था जो आप कांग्रेस के मेंबर तभी है जब आप डेली 5-6 घंटा चरखा चलाते हैं। तो यह सब रीजन था। तो इसमें ए बी डी सही है, सी गलत है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर इम्प्लीमेंट? बिहार प्रोविंशियल फार्मर्स कॉन्फ्रेंस हेडेड बाय, तो बिहार प्रांतीय किसान सभा जो 1929 ईस्वी में सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा बना था। उसका फर्स्ट कॉन्फ्रेंस किसने हेड किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था 1929 ईस्वी में। उसके बाद जो है आपको दूसरा जो बिहार प्रोविंशियल फार्मर्स कॉन्फ्रेंस जो हुआ वो 1934 में हुआ। 1929 के बाद 1934 में के बीच में नहीं हुआ। पहला 1929 और दूसरा जो 1934 में हुआ, क्योंकि इस बीच में आपको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात आती है। सबको लगता है देश आजाद हो जाएगा, बिहार प्रोविंशियल फार्मर्स कॉन्फ्रेंस की क्या जरूरत है? लेकिन ऐसा कुछ देश आजाद होता नहीं है। फिर से जो देश था वैसा हो जाता है। तो फिर ये अपना 1934 में सेकंड कॉन्फ्रेंस करते हैं और इसका लीडर होता है पुरुषोत्तम दास टंडन। और तीसरे जो है 1935 में होता है, यह हाजीपुर में होता है। फिर इसके जो हेड है या आपको स्वामी सहजानंद सरस्वती बनते हैं, श्री कृष्ण सिंह नहीं बनते। तो पहला 1929, दूसरा 34 और तीसरा 35। तो तीसरा जो गलत है इसका आंसर क्या रहेगा? बी हो जाएगा। इसका आंसर 98 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोमिनेंट लेबर लीडर्स ऑफ द बिहार? तो लेबर लीडर्स में श्री कृष्ण सिंह, जयप्रकाश नारायण, अब्दुल बारी और योगेंद्र सूद। तो जो बिहार में प्री इंडिपेंडेंस इरा के लोग हैं, लीडर्स हैं, वे सब लेबर लीडर से जुड़े हुए थे। तो श्री कृष्ण सिंह, जयप्रकाश नारायण, अब्दुल बारी, योगेंद्र सूद, ये सब आपको बिहार स्पेसिफिक लीडर है। यहाँ पर याद रखिएगा। आंसर करेगा डी। उसके बाद है विद रेफरेंस टू फिरदौसी सिलसिला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट? बिहार में फिरदौसी सिलसिला से रिलेटेड है। इट ओरिजिनेटेड एज एन ऑफशूट ऑफ सुराबादी ऑर्डर। यह भी पॉइंट याद रखिएगा, सुराबादी ऑर्डर का ऑफशूट था फिरदौसी सिलसिला। शेख बदरुद्दीन समरकंदी इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर ब्रिंगिंग एंड पॉपुलराइजिंग द फिरदौसी सिलसिला इन बिहार। तो यह भी पॉइंट याद रखिएगा। फिर नाम शेख बदरुद्दीन समरकंदी फिरदौसी सिलसिला को बिहार में पॉपुलर किया था। शेख सरफुद्दीन याहया मनेरी वाज रिनाउंड सूफी संत एंड स्कॉलर एसोसिएटेड विद फिरदौसी सिलसिला इन बिहार। तो यह तीनों पॉइंट याद रखिएगा। बिहार में फिरदौसी सिलसिला से रिलेटेड शेख सरफुद्दीन याहया मनेरी और इसके जो यहाँ पर लाया था सूफी फिरदौसी सिलसिला को, उसका नाम है शेख बदरुद्दीन समरकंदी और फिरदौसी सिलसिला जो ऑफ सुराबादी ऑर्डर। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। आंसर है इसका डी। उसके बाद है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स बिलोंग टू द नियोलिथिक पीरियड? तो नियोलिथिक पीरियड जो है आपको नॉर्थ बिहार में भी मिलने लगा। आपको पैलियोलिथिक जो है आपको साउथ बिहार में मिला है और नियोलिथिक जो है आपको नॉर्थ बिहार में भी मिला है। और आपको नियोलिथिक का जो सबसे फेमस है वो है चिरांद, चेचर, सेनवार, ताराडी। तो ये सब जो है आपको एक इंपॉर्टेंट नाम है, आपको याद रखना होगा। चिरांद कहाँ पर? तो चिरांद सारण में है, चेचर वैशाली में है, सेनवार कहाँ पर है? तो रोहतास में है और ताराडी कहाँ पर है? तो गया में। तो यह सब पॉइंट याद रखिएगा। बिहार में नियोलिथिक पीरियड के लिए कौन सा फेमस जगह? चिरांद, चेचर, सेनवार, ताराडी। ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद विद रेफरेंस टू मधुबनी पेंटिंग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट? इट इज आल्सो नोन एज मिथिला पेंटिंग। बात सही है, मधुबनी पेंटिंग को हम लोग मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं। इट इज फेमस फॉर नॉट यूजिंग वाइब्रेंट कलर्स। तो याद रखिएगा यह जो है नॉट यूजिंग वाइब्रेंट कलर्स, तो यह याद रखिएगा गलत है। ट्रेडिशनली मधुबनी पेंटिंग क्रिएटेड बाय correct. So, one, it got the recognition from the state government in 1959. It was only in 1969 and only after Sita Devi put in great deal of effort that it was recognized by the state government. तो यहाँ पर ये 69 में रिकॉग्निशन मिला है, 59 में नहीं मिला है। एंड इट डज नॉट यूज वाइब्रेंट कलर्स। इसमें हो जाएगा ट्रेडिशनली नेचुरल डाइज वर यूज्ड टू क्रिएट रिच एंड वाइब्रेंट कलर पैलेट। तो नेचुरल कॉमन कलर्स इंक्लूड रेड, ग्रीन, येलो एंड सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इट इज फेमस फॉर नॉट यूज, इसमें वाइब्रेंट कलर यूज होता है। याद रखिएगा ट्रेडिशनली नेचुरल डाइज वर यूज्ड टू क्रिएट रिच एंड वाइब्रेंट कलर। तो रिच एंड वाइब्रेंट कलर्स इसमें यूज होता है, यहाँ नोट यूज, तो इसलिए गलत है। और इसको स्टेट रिकॉग्निशन 1969 में मिला है, किसके एफर्ट से? तो सीता देवी के एफर्ट से मिला है। तो 1969 ये गलत है। और सेकंड भी गलत है, है नॉट यूजिंग वाइब्रेंट कलर्स, इट इज यूजिंग वाइब्रेंट कलर्स। तो बेसिकली इसमें केवल वन सही है, ऑप्शन ये है। ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट विद्यापति ठाकुर। विद्यापति ठाकुर याद रखिएगा, पूरे मिथिलांचल में और बिहार में विद्यापति ठाकुर जो है एक फेमस मैथिली भाषा के विद्वान आदमी, संस्कृत भाषा के विद्वान आदमी, अवध भाषा के विद्वान आदमी। जैसे बंगाल में
आपको 1773 ईस्वी से लेकर 1833 ईस्वी तक जो रोल राजा राम मोहन राय ने अदा किया बंगाल में, वही रोल आपको 1350 से लेकर 1450 के बीच में जो क्या है विद्यापति ठाकुर ने किया। विद्यापति ठाकुर जो है केवल कवि नहीं थे, ये ऑफिसर थे। ओनेवार डायनेस्टी में एक ऑफिसर थे, ये संस्कृत भाषा के विद्वान थे। 12 पुस्तक से ज्यादा उन्होंने संस्कृत भाषा में लिखा। अवध में 2 किताब लिखा। तो मैथिली ऑप्शनल में जो स्टूडेंट होता है वो इसको बहुत अच्छा से डिटेल से पढ़ता है। तो ही वाज बोर्न इन द नालंदा डिस्ट्रिक्ट, एकदम गलत, ही वाज बोर्न इन द मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। ही वाज द फर्स्ट राइटर टू यूज मैथिली एज ए लिटरेरी लैंग्वेज। तो ये पॉइंट मान के आप लोग मानिए जो सही है, लेकिन ये सही नहीं है। मैथिली भाषा का जो पहला किताब है वह किताब है आपको वर्ण रत्नाकर। मैथिली भाषा का पहला किताब कौन सा है? वर्ण रत्नाकर, जो ज्योतिरेश्वर ठाकुर के द्वारा लिखा गया। और विद्यापति जी जो है मैथिली भाषा में कोई बुक नहीं लिखे, केवल मैथिली भाषा में उनका कविता है। मैथिली भाषा में उनका कविता है। तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो मैथिली भाषा का पहला बुक जो है वह ज्योतिरेश्वर ठाकुर के द्वारा लिखा गया, वर्ण रत्नाकर। लेकिन ठीक है, मान लेते हैं, ज्यादातर आदमी इतना इन्फॉर्मेशन मालूम नहीं होता। वो मैथिली भाषा को साहित्यिक भाषा के रूप में इस्तेमाल करने वाले पहले लेखक। परफेक्शनाइज इसको सही मानना, आप भी मान लीजिए। उन्होंने राधा और कृष्ण के बीच प्रेम को दर्शाया। तो याद रखिएगा, उन्होंने हर प्रकार की कविताएं लिखी है, भक्ति कविता, शांत कविता, श्रृंगारी कविता। लेकिन इनका फेमस जो है वो श्रृंगारी कविता राधा कृष्ण का ही है। जो आम आदमी को, बिहार के बाहर के लोगों को जो विद्यापति के बारे में मालूम है, उनको लगता है केवल उनको श्रृंगारी कविताएं ही लिखे हैं। तो ऐसा भी नहीं है। उनका शांत कविता में शांत विचार उत्पन्न करने वाला नचारी है, तो भक्ति महादेव का कविता है, शिव का कविता, विष्णु का है, गंगा आरती है, बहुत चीजों ने लिखा है। लेकिन लोग जो है बिहार में भी और बिहार के बाहर भी विद्यापति को केवल राधा कृष्ण के प्रेम के नाम पर ही लोग जानते हैं। तो ये भी थर्ड पॉइंट सही है, ही डिपिक्टेड द लव बिटवीन राधा एंड कृष्ण। ये भी मान लेते सही है सही, कोई गलत नहीं है। उन्होंने राधा कृष्ण के अलावा भी बहुत काम किया। तो इसमें से फर्स्ट तो एकदम 100% गलत है, सेकंड 50% सही है, और थर्ड जो है यह भी 50% सही है। गलत नहीं है, बोले दोनों सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये गिवन करेक्ट ऑप्शन सी। ठीक है, तो बिहार विद रेफरेंस टू बिहार बीटेक इंटर्नशिप स्कीम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें बीटेक स्टूडेंट इनरोल्ड ओनली इन द गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज इन बिहार इज एलिजिबल। तो बिहार इंटर्नशिप स्कीम में केवल बिहार में जो गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट में है वो एलिजिबल है। पार्टिसिपेंट रिसीव वन टाइम स्टाइपेंड ऑफ 20,000 रुपया। तो यह पॉइंट गलत है। जो पार्टिसिपेंट जो है वो कितना रिसीव करेगा? तो 10,000 रुपया रिसीव करेगा, 20,000 नहीं। तो यहाँ पर ये सेकंड पॉइंट गलत है। 1 सही है, 104 का पूछा, इसमें इनकरेक्ट कौन सा? ऑप्शन करेगा बी। उसके बाद 10 क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, जो केवल आपको हम आंसर बता देते हैं। क्या आंसर क्या होगा, हम यहाँ पर सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो देखिए 105 का जो है आंसर क्या है, आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा, नहीं बनेगा, कोई कंफ्यूजन होगा तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 106 का क्या है? सी है। 107 का ए है। 108 का जो है डी है। 108 का डी है। उसके बाद 109 का जो है बी है, और 110 का जो है ए है। 111 का जो है आपको ए है। 112 का बी है, और 113 का जो है आपको क्या है? डी है। 113 का डी है। 114 का बी है। ठीक है, इतना आप हो गया। अब हम लोग जल्दी जल्दी से कंप्लीट करते हैं इंटरनेशनल न्यूज। देखिए यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया, ब्लैक स्क्रीन ऑफ डेथ वाज रिसेंटली इन न्यूज इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट इज रेफर टू व्हिच अमंग द फॉलोइंग। याद रखिएगा, जो ब्लैक स्क्रीन ऑफ डेथ जो था, ये परफेक्शन आइस ने यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक कर दिया। ये ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ न्यूज में था, यहाँ पर क्या आना चाहिए? ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, या न्यूज में था, न कि ब्लैक स्क्रीन ऑफ डेथ। तो हम मान के चले जो प्रिंटिंग मिस्टेक के द्वारा। इसका आंसर क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट में आउट ले जाता। माइक्रोसॉफ्ट का जो सॉफ्टवेयर था पूरे ग्लोबली जो है काम करना बंद कर दिया था, जिसको हम लोग ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ कहते थे। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। ये कब हुआ था? 20 जुलाई 2024 को हुआ था। तो याद रखिएगा, यह है ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, न कि ब्लैक स्क्रीन। ये लिखना चाह रहे हैं ब्लू स्क्रीन ही, लेकिन प्रिंटिंग मिस्टेक करके उन्होंने इसे ब्लैक स्क्रीन कर दिया। इसका आंसर याद रखिएगा बी। उसके बाद है ए रिसेंट स्टडी पब्लिश्ड इन नेचर जियोसाइंस शोज ऑक्सीजन इमिटेड फ्रॉम मिनरल डिपॉजिट 4000 मीटर्स बिलो द ओशियन सरफेस ऑन द सी फ्लोर ऑफ द डैश ओशियन क्लेरियन क्लिप्रोटोन जोन इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो अभी साइंटिस्ट ने पता किया है, जो पैसिफिक ओशियन में जो समुद्र के तल में कुछ मिनरल्स है, वहां से ऑक्सीजन इमिट हो रहा है। जनरली हम लोग को लगता था जो ऑक्सीजन केवल फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ही निकलता है, लेकिन अभी साइंटिस्ट को पता चला है जो सी फ्लोर में कुछ मिनरल्स है जहां से भी ऑक्सीजन इमिट हो रहा है। तो यह कहां पर पाया गया है? तो पैसिफिक ओशियन में। पैसिफिक ओशियन में कुछ मिनरल्स पाए गए हैं जहां से ऑक्सीजन निकल रहा है। तो अगर कभी सारा धरती पर से पेड़ पौधा खत्म हो जाएगा तो हम लोग ऑक्सीजन लेने के लिए यहीं पर जा सकते हैं, यहाँ से हम ऑक्सीजन ले सकते हैं। तो कहां पर मिला है ऑक्सीजन? जिस मिनरल्स निकल रहा है वो है पैसिफिक ओशियन में। उसके बाद द इंडिया इज अ मल्टी पार्टी, जिसको बीजेपी वाली इंडी पार्टी कहता है, जिसको इंडिया का फुल फॉर्म क्या है ये पूछा। तो इंडिया ही पढ़ते हैं, हमको कौन सा पार्टी से मतलब है। तो इंडिया इज अ मल्टी पार्टी पॉलिटिकल अलायंस ऑफ सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया लेड बाय कंट्रीज लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इन दिस कॉन्टेक्स्ट आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द सेम। तो इंडिया का मतलब क्या है? तो याद रखिएगा, इंडिया का यहाँ पर मतलब है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। तो 117 का क्या आंसर जाएगा? सी हो जाएगा। इंडिया का फुल फॉर्म इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। उसके बाद देखिए आइडेंटिफाई द हमास लीडर हु वाज असैसिनेटेड इन द इरानियन कैपिटल तेहरान ऑन 31 जुलाई 2024। तो 31 जुलाई 2024 को तेहरान में हमास का लीडर को इजराइल के द्वारा ड्रोन से मार दिया गया। ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज करके हमास के लीडर को मारा गया। इस हमास के लीडर का क्या नाम था? इस्माइल हनीये को मारा गया, हमास का ये लीडर था। उसके बाद व्हाट इज द नेम ऑफ बांग्लादेश आर्मी चीफ जनरल हु अनाउंस्ड द रेजिग्नेशन ऑफ शेख हसीना एंड टुक ओवर फुल रिस्पांसिबिलिटी फॉर द कंट्रीज लॉ एंड ऑर्डर। तो शेख हसीना जब 5 अगस्त 2024 को भाग गई और अभी इंडिया में आई है, तो वहां पर किसने फुल रिस्पांसिबिलिटी लिया? तो आर्मी चीफ जो था वहां का याद रखिएगा जनरल वकर उज जमान। तो उसका जनरल का क्या नाम था? जनरल वाकर उस जमान। उसके बाद है द पॉलिटिकल लीडर ऑफ हमास बेस्ड इन कतर वाज किल्ड। अभी बताया हमास के लीडर को मार दिया था। व्हाइल इन तेहरान टू अटेंड द स्वेरिंग सेरेमनी इन द इरानियन प्रेसिडेंट। तो नया प्रेसिडेंट कौन बना था जिसके स्वेरिंग सेरेमनी में ये हमास का लीडर गया था, जिसको इजराइल वाले ने मार दिया? हु अमंग द फॉलोइंग इज द न्यू इरानियन प्रेसिडेंट। तो न्यू इरानियन प्रेसिडेंट कौन बना है? तो मसूद पेज़ेशकिन बना। मसूद पेज़ेशकिन जो है ये आपको नया लीडर बना। यह नया लीडर क्यों बना? अभी ऐसा यहाँ पर क्या हुआ था? तो याद रखिएगा, अभी
अभी देखिए 19 मई 2024 को यहाँ पे जो राष्ट्रपति था इब्राहिम रईसी, ईरान का जो राष्ट्रपति था 19 मई 2024 को एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मर गया। उसके मरने के बाद मोहम्मद मुखबर जो यहाँ नाम दिया, वो टेम्पोररी राष्ट्रपति बना और उसके बाद इलेक्शन हुआ। उसके बाद आपको मोहम्मद मुखबर ने 2024 के ईरानी राष्ट्रपति चुनाव में जीता, जीतने वाले तो ठीक है। तो टेम्पोररी राष्ट्रपति बने थे मोहम्मद मुखबर, जिसके मरने के कारण इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर क्रैश में जब मर गया तो मोहम्मद मुखबर टेम्पोररी राष्ट्रपति बना। फिर इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद मसूद पेजिकिस्तान जो है राष्ट्रपति बना। इसी के जो है स्वेरिंग सेरेमनी में आपको हमास का लीडर गया था, जिसको इजराइल जो है वहां पर मार देता था। यहाँ पर ये 120 का कैंसिल देगा, ये हो जाएगा। उसके बाद है पुंजरी मट्टम मुंडिकई चुरमाला अट्टामली मप्पाटी कुनुहोम गांव हाल ही में किस संदर्भ में चर्चा में रहा। ये साउथ इंडियन का ही नाम होगा, तो याद रखिएगा। यहाँ पर अभी जो है लैंडस्लाइड हुआ था। वेनाड हिली डिस्ट्रिक्ट इन द वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज इज प्रोन टू लैंडस्लाइड ड्यूरिंग द मानसून सीजन इन द अर्ली आवर 30 जुलाई 2024 मल्टीपल लैंडस्लाइड अकर इन दिस इलाका। तो यहाँ पर क्या हुआ है, नेचुरल डिजास्टर। तो पुंजरी मट्टम मुंडुकी चुरमाला अट्टामल्ला ये सब केरला का जगह है, गांव है, जहां पर लैंडस्लाइड में लोग मरे हैं। तो ये न्यूज में था। 120 121 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। उसके बाद है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कमला देवी हैरिस। तो अभी जो प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए अमेरिका में लड़ रही है कमला देवी हैरिस, सी इज द 49th एंड करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। सही है। सी द सेकंड फीमेल वाइस प्रेसिडेंट, ये गलती है। सी फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट, अमेरिका के इतिहास में ये पहली फीमेल वाइस प्रेसिडेंट बनी है। सी सर्व्ड एज द यूएस सीनेटर फ्रॉम कैलिफोर्निया फ्रॉम 2017 टू 2021, तो ये पॉइंट सही है। सी द डेमोक्रेटिक पार्टी नॉमिनी इन द 2024 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो यह भी पॉइंट सही है। यह क्या है, आपको डेमोक्रेटिक पार्टी की नॉमिनी है, तो यह भी सही है। इसमें से जो गलत है 122 का वो हो जाएगा, वह पहली फीमेल वाइस प्रेसिडेंट है, दूसरी नहीं। 122 का आंसर क्या हो जाएगा, आपको बी हो जाएगा। उसके बाद मणिपुर के बारे में, द मणिपुर एथनिक वायलेंस बिटवीन द मैती पीपल एंड कुकी पीपल इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग। मैती और कुकी का भी 2 साल से हम लोग सुन रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं मणिपुर में। द मैती एथनिक ग्रुप रिप्रेजेंट अबाउट 23% ऑफ द मणिपुर पॉपुलेशन। याद रखिएगा, मैती ग्रुप जो है 53% ऑफ द पॉपुलेशन है। 53% क्या है, मैती ग्रुप है। द मैती लैंग्वेज इज वन अमंग द 22 ऑफिशियल लैंग्वेज। तो याद रखिएगा, मैती ग्रुप जो है आपको जो 8 शेड्यूल में 22 लैंग्वेज है, उसमें से एक लैंग्वेज मैती लैंग्वेज, मणिपुरी लैंग्वेज जो है, जिसको मैती लैंग्वेज भी कहते हैं। यह कब ऐड हुआ था, तो 71st अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1992 में मणिपुरी लैंग्वेज, कोंकणी लैंग्वेज और नेपाली लैंग्वेज को 8 शेड्यूल में हम लोग इंक्लूड किए थे। 8 शेड्यूल में ओरिजिनली 14 लैंग्वेज था। सबसे पहले 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967, 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 में हमने इसमें सिंधी जोड़ा। उसके बाद 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992, इसके द्वारा हमने मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को जोड़ा। उसके बाद आपको 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003, इसमें 4 भाषा जुड़े, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। तो ये इसी तरह मैती भी जो है आपको ओरिजिनली नहीं था, लेकिन 71st अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हमने इसको जोड़ा। द लाई हरुबा इज ट्रेडिशनल मैती थियोरेटिकल फेस्टिवल। तो ये पॉइंट सही है, 2 और 3 सही है, फर्स्ट गलत है। तो कौन सा करेक्ट है, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू वाज कन्फर्ड द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, द कंट्री हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड एज शी हेल्ड द टाइज बिटवीन 2 कंट्रीज। इन दिस कॉन्टेक्स्ट आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ फिजी। तो फिजी जो कंट्री है यह दुनिया में कहाँ है, तो याद रखिएगा फिजी जो है आपको साउथ पैसिफिक कंट्री है। साउथ पैसिफिक कंट्री फिजी को माना जाता है। एक बार हम लोग देख लेते हैं लोकेशन फिजी का भी। ये देखिए, यह अभी ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर फिजी है। ये फिजी जो है आपको साउथ पैसिफिक में है, तो यहाँ पर ये फिजी है। देखिएगा ऑस्ट्रेलिया किधर, ऑस्ट्रेलिया खुद साउदर्न हेमिस्फीयर में है, और यहाँ पर फिजी है। यहाँ पर अभी द्रौपदी मुर्मू गई थी, वहां पर दिया गया। ठीक है, फिजी भी हम लोग देखिए, तो फिजी आपको दिखा कंट्री इन साउथ पैसिफिक है। उसके बाद बिंदेश्वर पाठक वाज अवार्डेड द गांधी पीस प्राइज इन 2016। गांधी पीस प्राइज बिंदेश्वर पाठक को कब दिया गया है, तो याद रखिएगा गांधी पीस प्राइज बिंदेश्वर पाठक को 2016 में दिया गया था, और इनका सुलभ शौचालय के लिए ये फेमस है। तो 125 का आंसर करेगा ऑप्शन सी। 124 का क्या था, ऑप्शन ए। उसके बाद इन द रिसेंट जनरल इलेक्शन, अभी जो जनरल इलेक्शन हुआ 2024 में, द जनता दल एंड लोक जनशक्ति पार्टी हाउ मेनी सीट्स आउट ऑफ 40 सीट्स इन द बिहार। तो जनता दल और लोक जनशक्ति पार्टी ने कितना सीट जीता है, तो याद रखिएगा दोनों जो है मिलकर आपको 17 सीट जीते हैं। तो ये दोनों मिलकर कितना सीट जीते हैं, 17 सीट। एक बार हम लोग देख लेते हैं आपको 2024 के लोकसभा इलेक्शन में डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका क्या परफॉर्मेंस रहा है बिहार के रिस्पेक्ट। तो देखिए, बिहार में अभी जो 40 सीट है उसमें से 12 सीट जदयू को, 12 बीजेपी को, 5 आपको लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान, राजद को 4, लालू प्रसाद जी को 4, कांग्रेस को 3, सीपीआई-एमएल को 2, और हाँ हम जो है मांझी जी का 1, और पप्पू यादव पूर्णिया से 1 इंडिपेंडेंट। तो यह है 40 सीट का बंटवारा आपको इस साल के जो जनरल इलेक्शन बिहार में हुआ है। तो ये आपको दिख रहा होगा, 12 जदयू और 5 लोक जनशक्ति पार्टी जो है, ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों का क्या हो जाएगा, 17, आंसर करेगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, Who is the second Indian to receive the prestigious Olympic Order Award, which was presented by the International Olympic Committee in Paris on August 10? तो अगस्त 10 तारीख को आपको ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड किसको दिया गया है, तो अभिनव बिंद्रा को दिया गया। यह भारत से यह अवार्ड प्राप्त करने वाले दूसरे व्यक्ति होते हैं। इससे पहले ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड किसे दिया गया था, तो इंदिरा गांधी जी को इससे पहले ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड दिया गया था। तो यह भी याद रखिएगा, अभी किसको दिया गया है, तो यह दिया गया है आपको अभिनव बिंद्रा को। इंदिरा गांधी को कब दिया गया था, तो 1983 में यह ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड दिया गया था। उसके बाद अभिनव बिंद्रा दूसरे व्यक्ति होते हैं। यहाँ पर आंसर करेगा सी। उसके बाद है आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड पेयर विद रिस्पेक्ट टू 2024 पेरिस ओलंपिक। तो पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर को ब्रॉन्ज अवार्ड मिला है वुमेन 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में। 15 मीटर दिया गया, याद रखिएगा 10 मीटर एयर पिस्टल होना चाहिए, गलत है। मनु भाकर और सरबजीत सिंह को मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग है, ये दोनों 10 मीटर, याद रखिएगा 30 मीटर नहीं है। स्वप्निल कुसाले को मैन 10 मीटर राइफल 3 पोजीशन शूटिंग के लिए अवार्ड नहीं मिला है, यह मिला है इसको 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन शूटिंग। यह याद रखिएगा गलत है, 10 मीटर नहीं है। स्वप्निल कुसाले को क्या मिला है, आपको 50 मीटर। सबको केवल ब्रॉन्ज ही मिला है, याद रखिएगा। केवल हमारे जो नीरज चोपड़ा है उसको सिल्वर मिला है, गोल्ड किसी को नहीं मिला है इस बार।
तो यहाँ पर सबको सिल्वर, सबको ब्रॉन्ज मिला है। एक नीरज चोपड़ा सिल्वर है, बाकी गोल्ड पर है। अमन शेरावत जो है इसको मेंस 57 रेसलिंग में आपको मिला है कौन सा ब्राउन पेपर। तो ये डी वाला सही है, एबीसी तीनों गलत है, इसमें से आंसर क्या हो जाएगा डी। व्हाट वाज द थीम ऑफ डब्ल्यूएचओ ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट 2023। तो भारत में पहली बार डब्ल्यूएचओ ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट हुआ है और इसका जो थीम था यह क्या था, टुवर्ड्स हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल, टुवर्ड्स हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल हुआ। तो देखिए द फर्स्ट डब्ल्यूएचओ ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट टुक प्लेस ऑन 17 एंड 18 अगस्त 2023 इन गांधीनगर गुजरात। तो यह पहला था आपको जो गांधीनगर गुजरात में 17 से 18 अगस्त हुआ और उसका थीम क्या था, टुवर्ड्स हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल। और उसके बाद गुजरात डिक्लेरेशन इशू किया गया डब्ल्यूएचओ के द्वारा, तो याद रखिएगा। उसके बाद पुलखुबा हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल हैज रिसेंटली गॉट द जीआई टैग, इट बिलोंग्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ये जो पुलखुबा हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्सटाइल को जो जीआई टैग दिया गया है यह कहां का है, तो यह है उत्तर प्रदेश का। याद रखिएगा यह प्रिंटिंग टेक्निक जो है यह कहां से है, फेमस उत्तर प्रदेश का। उसके बाद है आपका जो इजराइल फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट इज रिसेंटली न्यूज इन दिस कॉन्टेक्स्ट इजराइल इज बॉर्डर। इजराइल का मैप आपको हमेशा याद रखना चाहिए, यूपीएससी बीपीएससी किसी भी एग्जाम के लिए इजराइल पर हमेशा क्वेश्चन बनने का चांस रखता है। तो इजराइल का जो है किस किस कंट्री से ये बाउंड्री शेयर करता है, तो याद रखिएगा इजराइल का जो बाउंड्री शेयरिंग है ये कौन सा हो जाएगा आपको, सी 1 2 3 4 लेबनान, सीरिया, इजिप्ट, जॉर्डन, टर्की को यह टच नहीं करता है, आंसर करेगा ऑप्शन सी हो जाएगा। एक बार हम लोग मैप में देख लेते हैं इजराइल की। ये देखिए ये हमारा इजराइल है, इजराइल के यहाँ पर कौन है, इजिप्ट है आपको साउथ में, एकदम साउथ में यहाँ पर रेड सी है, गल्फ ऑफ अकाबा, आपको वेस्ट में मेडिटेरियन सी है, नॉर्थ में लेबनान है और सीरिया है, और ईस्ट में आपको कौन सा है, जॉर्डन। तो इजराइल जो है आपको इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और आपको इधर मेडिटेरियन सी को टर्की इसके ऊपर में है, तो टर्की को इजराइल का टच नहीं करता है। याद रखिएगा टर्की से इजराइल का नहीं कोई कनेक्शन है। उसके बाद है मेनका मल्लिक हैज रिसीव्ड द साहित्य अकादमी अवार्ड, साहित्य अकादमी ट्रांसलेशन अवार्ड 2023 फॉर ट्रांसलेटिंग इन मैथिली फ्रॉम नेपाली लैंग्वेज। ये जो मेनका मल्लिक हैज रिसीव्ड द साहित्य अकादमी ट्रांसलेशन अवार्ड 2023 फॉर ट्रांसलेटिंग दैट इन मैथिली फ्रॉम नेपाली लैंग्वेज इन दिस कॉन्टेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। तो मेनका मल्लिक जो है बेगूसराय की जो है, इन्होंने नेपाली भाषा में लिखा हुआ जो बुक है नीलकंठ, उसका मैथिली भाषा में अनुवाद किया और उसके लिए उनको साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। याद रखिएगा साहित्य अकादमी अनुवाद अवार्ड जो है यह दिया गया। साहित्य अकादमी के द्वारा कौन कौन सा अवार्ड होता है ये आप कमेंट करके बताइएगा। एक होता है बाल अवार्ड जो बच्चों के लिए किताब लिखते हैं, एक अनुवाद अवार्ड है, एक केवल साहित्य अकादमी अवार्ड होता है और भी 2 अवार्ड होता है। इसको साहित्य अकादमी अनुवाद अवार्ड मैथिली नेपाली से मैथिली भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए मिला इस पुस्तक के लिए, तो नीलकंठ। उसके बाद देखिए यानडू डिक्लेरेशन एम्स टू एंड मलेरिया डेथ इन इट हैज बीन अनाउंस्ड बाय। तो यानडू डिक्लेरेशन जो है मलेरिया को खत्म करने के लिए किसके द्वारा डिक्लेयर किया गया है, तो यहाँ पर जो दिया गया है डब्ल्यूएचओ, बिमस्टेक और यूरोपियन यूनियन, किसी का नहीं है, यह है आपको अफ्रीका के 11 कंट्रीज ने, अफ्रीका के 11 कंट्रीज ने मिलकर यह डिक्लेरेशन इशू किया है जो मलेरिया को हम लोग को खत्म करना है, मलेरिया से मरने वाले जो है उसको इस प्रोसेस को खत्म करना है। तो यह डिक्लेरेशन 11 अफ्रीकन कंट्रीज ने आपको इशू किया था। कैमरून की राजधानी यानडू ने 11 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने याउंडू घोषणा की थी। तो याद रखिएगा इसमें 11 अफ्रीकन देश ने क्या। उसके बाद है आइडेंटिफाई इंडिया फर्स्ट एआई टीचर रिसेंटली लॉन्च इन केरला फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो अभी केरला में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर लॉन्च किया गया जिसका नाम है आइरिस। क्या नाम है, आइरिस, याद रखिएगा। उसके बाद है आपको बिहार सिक्योर्ड विद ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन एट द वर्ल्ड फूड इंडिया 2023। तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 जो है आपको मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के द्वारा 3 से 5 नवंबर 2023 को दिल्ली में आयोजित किया गया था। दिल्ली में 3 से 5 नवंबर 2023 को मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें बिहार जो है आपको पहला पोजीशन सिक्योर किया है। जो बिहार में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का इसको बहुत ज्यादा, फूड इंडस्ट्रीज का बहुत ज्यादा स्कोप है, इसी के कारण फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के द्वारा बिहार को पहला पोजीशन दिया गया है वर्ल्ड फूड इंडिया 2023। तो यह आंसर देगा। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इनवाइटेड एज डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट इन इंडिया डे पैरेड हेल्ड इन न्यूयॉर्क सिटी यूएसए ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिया 78 इंडिपेंडेंस डे। तो किसे इनवाइट किया गया था, इंडिया डे पैरेड जो न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था, इसमें पंकज त्रिपाठी को गेस्ट के रूप में इनवाइट किया गया था। उसके बाद रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। तो पब्लिक अकाउंट्स कमिटी का चेयरमैन अभी किसे बनाया गया, तो कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर है केसी वेणुगोपाल, उसे बनाया गया, याद रखिएगा ये। उसके बाद रिसेंटली हु इज इलेक्टेड एज 31st प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड आफ्टर द रिमूवल ऑफ फॉर्मर पीएम श्रीथा थाविचियन फ्रॉम द पोस्ट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट फॉर एथिक्स वायलेशन। तो अभी जो बनाया गया थाईलैंड में एक लेडी बनी है पीएम, उसका नाम है पेतो गार्तन सिनाबार्ता। तो ये थोड़ा सा नाम खुद पढ़ लीजिएगा जो लिखा हुआ है, पेतो गार्तरान सिनाबार्ता, ठीक है। उसके बाद यह है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच्ड इनकरेक्टली टू वेटलैंड और प्लेसेस। अभी भारत में टोटल 85 वेटलैंड है, टोटल 85 वेटलैंड है। अभी रिसेंटली 3 वेटलैंड बना है, 3 वेटलैंड जो बना है उसमें से 2 वेटलैंड तमिलनाडु में बना है और 1 वेटलैंड आपको मध्य प्रदेश में बना, उसी से ये क्वेश्चन है। तो देखिए नंदरायण पक्षी अभयारण्य जो है वो तमिलनाडु में, याद रखिएगा सही है। ये अभी रिसेंटली आपको वेटलैंड रामसार साइट में इसको लिस्ट इनमें इंक्लूड किया, जो वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस जो रामसार साइट है उसमें ये इंक्लूड किया। तो भारत में टोटल कितने रामसार साइट है, तो 85 रामसार साइट है, तो इसमें इसको इंक्लूड किया गया है। तो ये रिसेंटली है, यह है तमिलनाडु। उसके बाद टाबा रिजर्वायर, टाबा जो है आपको मध्य प्रदेश, और यहाँ जो काजू बेली पक्षी अभयारण्य जो है यह भी तमिलनाडु में है, केरला में नहीं है। ये जो काजू बेली जो है यह आपको कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, न कि केरला। तो डी जो है गलत है। ये जो अभी 85 हुआ, इससे पहले जो आपको जो लास्ट जो बना हुआ था वो था नागी और नकटी बर्ड सेंचुरी जो बिहार में। तो बिहार में अभी जो रामसार साइट में इंक्लूड वेटलैंड कितने हैं, 3 है। बिहार में 3 वेटलैंड रामसार साइट में है इंक्लूड, याद रखिएगा। एक काबर झील, दूसरा नागी और तीसरा नकटी।
अब तो ये टोटल मिला के बिहार तक हो गया था 82, अभी 3 और इंक्लूड किया गया है, 2 तमिलनाडु में और 1 मध्य प्रदेश में। इस तरीके से भारत में टोटल 85 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको 139 का डी। उसके बाद रिसेंटली सीडेक पटना बिल्ड बिहार फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इक्विप्ड विद ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट टू फैसिलिटेट मल्टीटास्किंग एंड नेम्ड इट परम बुद्धा। तो अभी बना है सीडेक पटना के द्वारा एक सुपर कंप्यूटर बनाया गया, इसका नाम क्या है? परम बुद्धा। 4.5 करोड़ रुपया की लागत से यह परम बुद्धा बना है, तो याद रखिएगा। How many medals have been won by India in the recently concluded 33rd Paris Olympic 2024? तो इसमें टोटल कितना है? तो गोल्ड तो 0 है, उसके बाद सिल्वर ये लाया नीरज चोपड़ा, और उसके बाद 5 जो है ब्राउन है, तो टोटल कितना है? आपको 6 ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी। उसके बाद है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट मित्र शक्ति एक्सरसाइज 2024? तो मित्र शक्ति एक्सरसाइज जो है, मित्र शक्ति एक्सरसाइज इज जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन आर्मीज ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका, तो यह पॉइंट सही है। 139 का सी। 139 का जो है आपको निशु जी सी तो सही है ना, नागी बर्ड सेंचुरी तो बिहार में सही है। ये जो काजू बल्ली अभी बर्ड सेंचुरी को रामसर साइड में इंक्लूड किया गया है, वह तमिलनाडु में है, केरला में नहीं, इसलिए इसका आंसर डी होगा। यहाँ पूछा इनकरेक्टली, एक बार निशु जी देख लीजिएगा, आप जो 139 का सी लिखे हैं वो गलत लिखे हैं, 139 का डी सही है। आप तो बताएंगे काजू नागी नागी तो बिहार का फेमस बर्ड सेंचुरी है, इसमें क्या कंफ्यूजन है आपका? बिहार में 3 रामसर साइट अभी आपको बताया, फिर से डिस्क्रिप्शन सुन लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 142 का देखते हैं। 142 में जो है मित्र शक्ति जो है आपको इंडिया और श्रीलंका का है। उसका 10th एडिशन ऑफ इंडिया श्रीलंका ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति इज बीइंग कंडक्टेड एट आर्मी ट्रेनिंग स्कूल मधुर गोया श्रीलंका, यह भी पार्ट सही है। इट एम्स टू इंप्रूव द ऑपरेशनल प्रोफिशिएंसी ऑफ बोथ आर्मी बाय फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज ऑफ स्किल्स एक्सपीरियंस एंड बेस्ट प्रैक्टिस। तो यह तीनों पॉइंट जो है आपको सही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 142 का डी हो जाएगा, 1 2 3 क्या हो जाएगा। उसके बाद रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड द नेक्स्ट इंडिपेंडेंट चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल? तो अभी क्रिकेट आईसीसी के चेयरमैन बने हैं हमारे भारत के द ग्रेट द जैसा बने हैं अमित शाह जी के पुत्र, यह तो न्यूज़ में था। उसके बाद रिसेंटली द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अनाउंस्ड द क्रिएशन ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट इन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। प्रेजेंटली लद्दाख हैज हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट? तो अभी जो है लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट था, अभी और 5 डिस्ट्रिक्ट लद्दाख में बना है। तो अभी 5 और डिस्ट्रिक्ट लद्दाख में बना है, उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ये 5 डिस्ट्रिक्ट लद्दाख में कौन कौन बना है। अभी प्रेजेंटली कितना है? 2 थे, तो 144 का आंसर देगा आपको बी हो जाएगा। अभी हम लोग देखते हैं, देखिए ये लद्दाख है, लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट था, एक लेह और कारगिल। लद्दाख जो है 2 डिस्ट्रिक्ट था, उसमें लेह और कारगिल। अभी रिसेंटली इसमें 5 और डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, कारगिल में ही 2 और जोड़ा गया है, द्रास और जंस्कर। कारगिल में 2 और जोड़ा गया है, द्रास और जंस्कर, और जो ये लेह वाला था इसमें 3 और जोड़ा गया है, तो नुब्रा, साम और जंगथू। तो यह देखिएगा, ये आपको नया लद्दाख में 5 डिस्ट्रिक्ट को क्रिएट किया गया। तो टोटल अभी तो लद्दाख में डिस्ट्रिक्ट कितने हो गए हैं? तो लद्दाख में अभी टोटल डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा 7। ठीक है, तो केंद्रीय गृह मंत्री ने लद्दाख में 5 नई जिलों की घोषणा की है। यह है जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और जांगथू। तो आपको दिख गया द्रास और जांस्कर आपको कारगिल में बना है, और लेह में नुब्रा, साम और जंगथू डिस्ट्रिक्ट नया बना है। ठीक है, पहले 2 ही था, कारगिल और लेह। तो ये हो गया 144 का आंसर क्या हो जाएगा? पहले 2 ही था। उसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल स्पेस डे। तो नेशनल स्पेस डे, इंडिया सेलिब्रेटेड इट्स फर्स्ट नेशनल स्पेस डे ऑन 23rd अगस्त। द थीम ऑफ दिस ईयर नेशनल स्पेस डे इज टचिंग लाइफ थ्रू टचिंग द मून, इंडिया स्पेस सागा। तो यह पॉइंट सही है, 145 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत ने क्या किया था 23 अगस्त को? तो 23 अगस्त को इसलिए चुना गया क्योंकि 2023 में इसी दिन भारत चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश और उसने दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में पहुंचने वाला पहला देश बना था। तो पिछले साल हम लोग जो है चंद्रमा पर जो है हमारा चंद्रयान पहुंचा था, और इसी की याद में हम लोग 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस इस साल मनाए हैं, जिसका थीम क्या था? आपको चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। तो टचिंग लाइफ थ्रू टचिंग द मून, इंडिया स्पेस सागा। तो इसमें ये इसका आंसर करेगा 145। इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट नेम्ड। तो अभी ने इंडिया ने फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया, उसका नाम है रूमी 1, RHUMI 1। इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा 1 रूमी 1। ठीक है, उसका रिसेंटली फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर उपेंद्र कुशवाहा इलेक्टेड टू राज्यसभा फ्रॉम बिहार ऑन द टिकट ऑफ व्हिच पॉलिटिकल पार्टी? तो इनका जो पार्टी है, इनका पार्टी है राष्ट्रीय लोक मोर्चा। तो 147 का आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय लोक मोर्चा से उपेंद्र कुशवाहा जो है आपको बिहार से राज्यसभा में चुने गए हैं। Who had become the India mission chief for the Paris Olympic? Paris Para Olympic जो अभी कंक्लूड हुआ है, यहाँ पर कौन थे इसके इंडिया का मिशन? तो वे थे सत्यप्रकाश। सत्यप्रकाश कौन है? तो इंडिया पारा ओलंपिक्स कमेटी वाइस चेयरमैन थे सत्यप्रकाश सांगवान। तो वही गए थे पेरिस ओलंपिक, पेरिस पारा ओलंपिक में इंडिया मिशन चीफ बन गए सत्यप्रकाश। और यहाँ पर फ्लैग बीरर कौन थे? तो सुमित अंतिल अलॉन्ग विद भाग्यश्री यादव विल बी जो थी, अब तो कंक्लूड हो चुका है। तो सुमित अंतिल और भाग्यश्री यादव इसमें फ्लैग बीरर के रूप में गई थी। ये कब से कब तक हुआ है? तो 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक, 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक। उसके बाद है हु वाज अवार्डेड द 26th सीएट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द अवार्ड। तो 26 सीएट क्रिकेटर जो है आप अवार्ड किसको मिला है? तो रोहित शर्मा को मिला है। जब याद रखिएगा, इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द अवार्ड रोहित शर्मा को मिला है। बैटर ऑफ द ईयर विराट कोहली को मिला है। बॉलर ऑफ द ईयर मिला है मोहम्मद शामी को मिला है। ठीक है, उसके बाद है पॉल ड्यूरोप द सीईओ। तो उसका आंसर देगा 149 है। पॉल ड्यूरोप द सीईओ ऑफ टेलीग्राम वाज चार्ज्ड इन व्हिच कंट्री फॉर फेलिंग टू प्रिवेंट इलिसिट एक्टिविटी ऑन द ऐप। तो यह जो बहुत अच्छा आदमी है, जिसके कारण हम लोग को इतना हेल्प हो रहा है, यह इसको कहां पर गिरफ्तार किया गया था? फ्रांस को। ये रसिया का है, अभी कहां रहा है? तो अभी रह रहा है या दुबई में रह रहा है। रसिया का भी, ये इसको फ्रांस का भी सिटीजनशिप है, दुबई का भी सिटीजनशिप है। ये पहले था रसिया का, तो इसे गिरफ्तार किया गया था फ्रांस में, जो वेबसाइट छोड़ दिया गया। तो यह पॉल ड्यूरोप जो टेलीग्राम का सीईओ है, भगवान इसको अच्छा से बचाए, हम लोग को बहुत मदद कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग जो है यह 150 क्वेश्चन का यहाँ पर डिस्कशन कंप्लीट किया है। उम्मीद है आपको यह डिस्कशन अच्छा लगा होगा, बेनिफिशियल लगा होगा। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी फीडबैक हो, आप अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप के द्वारा जुड़ के दे सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप लोग डेली आके जुड़िए, इसी में हमारे डिस्कशन में पार्टिसिपेट कीजिए।
तो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिए, अपने दोस्त जो भी पढ़ रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं कल रात में अगले टेस्ट पेपर को डिस्कस करने के लिए। आप लोग सुझाव भी दे सकते हैं, अगर कोई पर्टिकुलर टेस्ट पेपर आप लोग डिस्कशन देखना चाहते हैं निशु जी, तो आप जो है नेहा अक्षरा से, ठीक है नेहा जी, आप लोग कोई पर्टिकुलर अगर आपको इच्छा है ये टेस्ट पेपर कल डिस्कशन किया जाए, तो आप हमें किसी भी मीडियम, यूट्यूब, टेलीग्राम, व्हाट्सएप कहीं से भी 24 टेस्ट पेपर सीरीज कब आएगा, जब आएगा तो यहाँ पर डिस्कशन हो जाएगा, अभी तो मेरे पास नहीं है, तो जब आएगा तो हम लोग जरूर डिस्कशन करेंगे। तब तक अभी जब तक 24 नहीं आ रहा है, आपको अगर मन में कोई टेस्ट पेपर का डिस्कशन सुनने की इच्छा हो तो आप हमें कमेंट करके दे दीजिएगा, अगर हमारे पास अवेलेबल होगा तो हम जरूर उसको डिस्कस कर देंगे। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं कल। चलिए बाय।